सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शाह। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट का वन शॉट यानी कि पूरा कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। मतलब एक वीडियो नहीं है, हालांकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2 डालेंगे, तो इसको पूरा हम लोग कवर करना है। इतना अच्छा से कवर करेंगे कि कोई नया बंदा अगर सीख रहा होगा चैप्टर का तो उसको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है। अब ये तो नहीं बोलेगा कि जो बंदा 20 घंटा लगा के पढ़ रहा है वही चीज को तुम 3 घंटा में पढ़ लोगे। नहीं, तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस करने का, वीडियो देखने के बाद भी तुमको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो नहीं बोलने वाले यहाँ पे। लेकिन हाँ, हम अपना जितना हम समझा सकते थे तुमको, जितना अच्छा से हम बेसिक्स क्लियर कर सकते थे, इतना ही गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उतना हम क्लियर कर देंगे तुम्हारा। अब तुमको कुछ कुछ बात समझना पड़ेगा कि ये वीडियो में थोड़ा ज्यादा कट्स होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम कंटिन्यू नहीं पढ़ा पाएंगे। हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर वो सबसे मतलब नहीं, बस वो कट को थोड़ा मैनेज कर लेना। बट हाँ, रिसोर्सेज का कमी है, लेकिन मेरा पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अच्छा खासा मेहनत लगा ये वीडियो बनाने में। बस तुमसे एक विनती है कि अच्छा से फोकस करके देखना। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी शक होगा कि ये जो नया टीचर है, तुम में से पहली बार ही पढ़ा होगा, तो ये जो नया टीचर है उससे मेरा बनेगा कि नहीं, उसका टीचिंग स्टाइल कैसा होगा, वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो तुम 10 से 15 मिनट ये वीडियो को देखो, इसका स्टार्टिंग का देखो। अगर तुमको ठीक लगे तब तुम वीडियो कंटिन्यू करना, तब तुम अपना जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करना। और हाँ, हम जितना भी लाए हैं, जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा, वो एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स को ट्रीट करना। मतलब उसको एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स ट्रीट करना। अगर तुम चाहेगा कॉपी में कॉपी करना तो उसको एग्जैक्ट तुम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट से ही उठा के हम अपने किए हैं, तुमको बोर्ड में लिख के तुमको अच्छा समझाया, और वो सब सारा तुम अपना नोट्स में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, तो तुमको उतना मुश्किल कहीं नोट्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट। चलो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे पहला टॉपिक पे, जो कि लाइट का बेसिक क्या बताता है। सबसे पहला सवाल आता है कि लाइट है क्या। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ विजन देता है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ विजन देता है। जैसे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था जो हम लोग को सुनने में हेल्प करता था। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था जो हम लोग को सुनने में हेल्प करता था। वैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को देखने में हेल्प करता है। यानी कि लाइट के बिना हम लोग को दिखाई नहीं देगा, वैसे साउंड के बिना हम लोग को सुनाई नहीं देगा। बस इतना सिंपल सी चीज है, उसके आगे मत समझो। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि नेचर क्या है लाइट का। तो नेचर, जैसे हम और मेरा एक भैया है, ठीक है, हम और मेरा भैया है, तो मेरा भैया को घूमना ज्यादा पसंद है और मेरे को उतना घूमना पसंद नहीं। हम घर ही में रहते हैं, हमको उतना घूमना पसंद है। तो मेरा भैया का नेचर क्या हुआ? मेरा भैया को घूमना पसंद है, और मेरा नेचर क्या हुआ? हमको उतना घूमना पसंद नहीं। तो वही सबका नेचर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लाइट क्या रोल प्ले करता है? लाइट डुअल नेचर दिखाता है। यानी कि लाइट जो है हार्दिक पांड्या है, वो बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, वो बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है। लाइट पार्टिकल का भी वे में बिहेव कर लेता है, लाइट वेव का भी वे में बिहेव कर लेता है। पार्टिकल में क्या होता है? फोटॉन्स होता है, और वेव में क्या होता है? नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर्स होता है। देखो, अगर एग्जांपल से समझाए, यहाँ पे लाइट जो है डुअल नेचर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो दोनों में दिखाता है, पार्टिकल में भी वेव में भी। वहीं पर अगर साउंड का एग्जांपल ले तो साउंड जो है सिर्फ वेव का ही फॉर्म है। मतलब ऐसा माना जाता है कि साउंड सिर्फ वेव का ही फॉर्म में दिखाया था। या कोई भी एनर्जी का ऐसा एग्जांपल है तो वो हो सकता है एक या दो में ही लेता है। लेकिन लाइट के पास क्या है? लाइट के पास डुअल नेचर है, यानी कि लाइट पार्टिकल में भी बिहेव करता है, लाइट वेव में भी बिहेव करता है। पार्टिकल में क्या? फोटॉन्स की तरह बिहेव करता है, और वेव में क्या करता है? नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स की तरह बिहेव करता है। अब ये वर्ड सुन के तुमको तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा कि ये वर्ड है क्या। तो इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि इफेक्ट, मतलब मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि मीडियम से इफेक्ट पड़ता है, और नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि मीडियम से इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब तुमको सिंपल भाषा में समझाए तो लाइट पानी में जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब लाइट पानी में भी हम लोग को दिखाई दे रहा है, लाइट पानी में भी चल रहा है। वहीं पर अगर वैक्यूम में भी ले जाए, यानी कि स्पेस में चल गया, स्पेस में वैक्यूम होता है, वहां पे भी लाइट अपना नेचर दिखाने वाला है, वहीं पर वहां पे भी लाइट अपना दिखाई देने वाला है, वहीं पे भी लाइट अपना काम करने वाला है। वहीं पर अगर साउंड का एग्जांपल ले, साउंड यहाँ पे तो हम लोग को सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल है, लेकिन ऊपर में अगर चला गया, मतलब स्पेस में चला गया, वैक्यूम में चला गया, तो वहां पे साउंड हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाए, सॉरी, हम लोग को सुनाई नहीं देने वाला, यानी कि साउंड वहां पे परफॉर्म नहीं करने वाला है। इसका रीजन क्यों है? साउंड जो है वो मैकेनिकल होता है, यानी कि उसको मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल है, यानी कि उसको मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, लाइट को जो है वो मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर तुम स्पेस में भी चला गया, तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको सन दिखाई दे रहा है, तुमको मून दिखाई दे रहा है, तुम जो भी पिक्चर देखता है स्पेस का, वो क्यों तुम देख पा रहे हैं? क्योंकि वो चीज दिखाई दे रहा है हम लोग को, लाइट वहां पे बिहेव कर रहा है। लाइट नॉन मैकेनिकल होता है, लाइट का नेचर नॉन मैकेनिकल होता है, तो हम लोग को वहां पे दिखाई दे रहा है, उसको मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वो पानी में भी सेम रहेगा और वैक्यूम में भी काम करेगा। बस इतना ही समझो। उसके बाद हम लोग को समझना है कि ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर्स मतलब ऐसे ऊपर नीचे, जो पानी का वेव, या अपना लाइफ को समझ लो, लाइफ जैसे हम लोग ऊपर नीचे करता है, वैसे ये ट्रांसफर्स का मतलब ऊपर नीचे हो गया। इतना हम लोग समझ लिए लाइट क्या होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ विजन देता है। उसके बाद नेचर हम लोग देख लिए, लाइट क्या है? डुअल नेचर परफॉर्म करता है, पार्टिकल में भी बिहेव करता है, वेव में भी बिहेव करता है। उसके बाद हम लोग को देखना है लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है।
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट है कि लाइट का स्पीड जो है वो है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। अब तुम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी इसका रियल लाइफ में लेके तो फील नहीं ले पाया। तुमको कोई वैसा हो सकता समझाया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली तुमको समझाया तो लाइट का स्पीड जो है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। देखो ये तो इतना बड़ा नंबर है। पहले क्या होता था कि पहले इसका डिस्कवरी से पहले माना जाता है कि लाइट का स्पीड है ही नहीं। बोलता है कि लाइट का रे जो है मतलब अपने आप हो ही जाता है। मान लो स्विच ऑन किया तुम तो लाइट जो है वो आ ही जा रहा है, सन से लाइट जो आ रहा है तो वो आ ही जाता है, वो अपने आप हो जाता है, उसका कोई स्पीड ही नहीं है लाइट का। लेकिन उसके बाद जब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये जाना गया, उसके बाद विद टाइम जाना गया कि लाइट का स्पीड होता है। और लाइट का स्पीड कितना होता है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तुमको ये पढ़ के तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा 30 करोड़ मीटर पर सेकंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख। आई नो सॉरी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। 3 लाख किलोमीटर। लेकिन ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। टाइम हम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी तुमको थोड़ा समझा रहे हैं। ये क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हम लोग जब बाइक चलाते हैं, तुम लोग जब बाइक चलाता होगा तो उसमें 100 का स्पीड कितना लगता है, उसमें 150 का स्पीड कितना लगता है। मतलब फास्टेस्ट बाइक कितना 300 या 400 किलोमीटर पर आवर में चलता है। और यहाँ पे लाइट अपना ही मगन में चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये सोचो कितना लाइट का स्पीड होगा, मतलब लाइट का स्पीड कितना हो सकता है। उसके बाद है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट का पहला प्रॉपर्टी स्पीड के बारे में समझाते हैं। अच्छा, स्पीड को ऐसे भी लिखा जाता है, स्पीड ये तो स्पीड का यूनिट हो गया, और स्पीड को ऐसे लिखा जाता है यानी कि c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब तुम इसके बाद न्यूमेरिकल देखेगा इसी वीडियो में तब तुमको पता चल जाएगा। उसके बाद है कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन दिखाता है। लाइट का प्रॉपर्टी है कि वो रेक्टिलिनियरली प्रोपागेट करता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि लाइट अगर एक ही मीडियम में रहेगा, मीडियम यानी कि लाइट जिसमें ट्रैवल कर रहा है, लाइट अगर एक ही सरफेस पे या मीडियम में रहेगा तो वो सीधा ही चलता है। मीडियम जैसे तुमको एग्जांपल बताए तो यहाँ पे तुम एक लेजर बीम ले रहा है और तुम हवा में ही कहीं पर मार रहा है। लेजर बीम लेके हम लोग खेलते हैं ना, ऊपर नीचे यहाँ जहां तहां मारते हैं, तो वो मारा तो लेजर बीम जो है वो सीधा चल रहा है। लेजर बीम जो है वो सीधा ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही मीडियम में यानी कि हम लोग हवा पे ही है। वहीं पर तुम वही लेजर बीम लेके हवा से इसमें मारेगा, पानी में मारेगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन जब तक वो सेम मीडियम में रहता है यानी कि जब तक वो हवा में रहेगा वो स्ट्रेट ट्रैवल करने वाला ही है। तो लाइट का ये प्रॉपर्टी होता है। और इसके बाद तुम आगे चल के पड़ेगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो सब पड़ेगा तब तुमको और समझ आएगा। उसका तीसरा पॉइंट है कि जैसे हम लोग का बॉडी सेल से बना हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे तुम लोग, फिर मैटर कोई भी चीज जो है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो वैसे ही लाइट जो है वो फोटोन से बना हुआ है। प्रोटॉन बोल रहे हैं, लाइट जो है फोटोन से बना हुआ है, यानी कि बहुत सारा फोटोन मिलके एक लाइट रे बनाता है, और बहुत सारा लाइट रे मिलके एक बीम ऑफ लाइट बनाता है। बहुत सारा फोटोन मिलके लाइट रे बनाता है और बहुत सारा लाइट रे मिलके एक बीम ऑफ लाइट बनाता है। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आया, इतना बेसिक हम लोग को समझ आया। ठीक है, हम लोग नेचर पढ़ लिए, लाइट क्या होता है वो पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए लाइट का। अब एक सवाल आता है, ठीक है, कि ये लाइट रे को लिए, ठीक है, ये लाइट रे को लिए और मान लो हम कोई सरफेस पे मारते हैं ये लाइट रे लेके। इमेजिन कर लो कि हम लेजर बीम पे बात करें। मान लो वो लेजर बीम लेके हम लाइट कोई भी चीज पे मार रहे हैं, कोई दीवार पे मार रहे हैं या कोई बक्सा पे मार रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में? तो अगर उस केस में जो सरफेस पे हम मार रहे हैं, जो चीज पे हम मार रहे हैं, वो अगर ओपैक होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। इंसिडेंट मतलब आके गिरना, मतलब तुम मार रहा है तो लेके तुम मार रहा है, लाइट आके उस पर गिर रहा है। ये जो वॉल है या ये लाइट देख लो, ये लाइट आके गिर रहा है ये बोर्ड पे, ये लाइट आके गिर रहा है ये बोर्ड पे। तो यहाँ पे सरफेस अगर ओपैक हुआ यानी कि सरफेस जो लाइट को पास नहीं कर पा रहा है, जैसे कि ये लाइट जो है, ये बोर्ड जो है, ये जो लाइट आ रहा है वहां से उसको पास नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही मान लो कोई सरफेस जो ओपैक हुआ, ओपैक मतलब लाइट को पास नहीं करता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट को पास कर देता है, ट्रांसलूसेंट मतलब तो थोड़ा सा पास भी कर देता है, थोड़ा सा रोक भी देता है। तो ओपैक मतलब पूरा ही रोक देता है, वो थोड़ा भी लाइट को वो पास नहीं करने देता है। हालांकि कुछ अमाउंट में पास करता है, लेकिन वो तो मेरा मतलब का नहीं है। तो अगर सरफेस ओपैक हुआ तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तुम लेजर बीम लेके कुछ भी चीज में मारा तो वो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वो जाता हुआ लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट करके फिर बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग और जानेंगे। जो सरफेस अगर ओपैक हुआ तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और इसी रिफ्लेक्शन का वजह से हम लोग को चीज दिखाई देता है। इसी रिफ्लेक्शन का वजह से हम लोग को चीज दिखाई देता है। अगर तुमको हम दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन इधर में लाइट है, वो उधर में मेरा घर का लाइट है, रूम का लाइट है, इधर में मेरा कैमरा वाला लाइट है। तो हम तुमको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस रूम में लाइट है। हम लाइट ऑफ कर देंगे, सारा जगह से सब जगह बंद कर देंगे, एकदम पूरा पैक कर देंगे रूम, सारा लाइट ऑफ कर देंगे, तुमको क्या हम दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे।
क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक हम तुमको दिखाई नहीं देने वाले। या तुमको कुछ भी चीज, अगर दुनिया में कुछ भी चीज तुमको दिखाई दे रहा है तो वो रिफ्लेक्शन का ही वजह से दिखाई दे रहा है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तुमको दिखाई देने वाला नहीं है। तो इतना तुमको समझ आया, इसी की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इसी की वजह से हम लोग चीज देखते हैं। जो चीज तुमको दिखाई नहीं दे पा रहा है, जो चीज तुमको दिखाई, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं हवा का, तो हवा तुमको दिखाई नहीं दे रहा। जब तक फॉग वॉग नहीं है तो तुमको हवा दिखाई नहीं दे रहा है। हवा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हवा का पार्टिकल जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जब हवा का पार्टिकल लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा तो तुमको हवा दिखेगा। अब वैसे ही तुम और एक एग्जांपल थोड़ा नोटिस करना कि तुमको बारिश का बूंद क्यों दिखाई देता है। तुमको बारिश का बूंद क्यों दिखाई देता है? और कभी कभार होता है कि बारिश का बूंद नहीं दिखाई देता, एकदम छोटा छोटा फेना होता है तब तुमको नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब छोटा छोटा एकदम बूंद आता है ना वेपर का तरह में, तो वेपर जो है लाइट का पार्टिकल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है वेपर का पार्टिकल। लेकिन वहीं जब नॉर्मल बारिश होता है तो उसका बूंद थोड़ा मोटा मोटा होता है, तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसलिए हम लोग को वो बूंद सब दिखाई दे रहा है। और हाई होप से थोड़ा फील आ रहा होगा तुमको। जो चीज हम लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब जो चीज लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता वो हम लोग नहीं देख पाते। अच्छा, ये तुम पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके बाद में एक डाउट आ रहा होगा तुमको, ठीक है, कि हम यहाँ पे सरफेस को ओपैक लिए, ठीक है, इतना समझ आया। ओपैक यानी कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, जो मतलब लाइट को पास नहीं करे, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ आया हमको। उसके बाद बताया कि रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन का वजह से हमको दिखाई देता है, ठीक है, हमको इतना भी समझ आया। लेकिन हमको ग्लास क्यों दिखाई देता है? भैया ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, तो हमको ग्लास क्यों दिखाई देता है? ग्लास तो नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है, वो तो सारा लाइट को पास कर दे रहा है, वो तो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, वो ओपैक नहीं है, तो हमको तो वो दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। लाइट, हाँ मानते हैं ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो सारा लाइट को पास नहीं कर देता है, वो सारा लाइट को आर पार नहीं करता है। वो क्या करता है, कुछ लाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करता है, इसलिए वो तुमको दिखाई देता है। आई होप से ये चीज समझ आया होगा। तो यही था अपना ये पूरा बोर्ड। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग आज अपना दूसरा टॉपिक पे, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को अच्छा से समझेंगे। सबसे पहला सवाल आता है, रिफ्लेक्शन है क्या? तो एक सिंपल सा डेफिनेशन जो हम चाहते हैं, तुम 6 महीना बाद भी अगर रिफ्लेक्शन याद कर रहा होगा तो तुमको तो पूरा डिटेल में तो याद नहीं आएगा। तुमको सिर्फ इतना याद रखना कि रिफ्लेक्शन है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। 6 महीना बाद भी तुमको बस इतना ही याद होना चाहिए। डिटेल में तो हम अभी तुमको समझाएंगे, लेकिन 6 महीना बाद भी तुमको इतना याद होना चाहिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, यानी कि लाइट रे का बाउंस बैक करना। उसके बाद तुमको आप डिटेल में समझाते हैं। इसका डेफिनेशन है, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, जब एक लाइट रे जो है फॉल करता है स्मूथ पॉलिश सरफेस पे, तो वो बाउंस बैक करता है इन द सेम मीडियम, और बाउंस बैक करके सेम मीडियम में आता है तो उसको कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन हो चुका है। जब कोई भी लाइट रे स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जाके टकराता है, फॉल करता है और बाउंस बैक होके सेम मीडियम में आ जाता है तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। हो सकता है ये उतना समझ नहीं आया होगा, तो तुमको अच्छा से समझाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हम लोग बचपन में याद है बॉल से खेलते थे, लड़का लोग को चुल मजा आता था क्रिकेट खेलने का, तो उन लोग को जोश रहता था सुनने, ठीक है, क्रिकेट खेलने का। तो हम लोग क्या करते थे, वो स्टम्पर बॉल, कॉस्को बॉल, जो भी बॉल, खन्ना बॉल, सुपर खन्ना, तो हम लोग क्या करते थे, बॉल लेके घर पे प्रैक्टिस करते थे ताकि अगला दिन भैया लोग के साथ मैच में हम लोग और अच्छा से खेल पाए, भैया लोग हम लोग को टीम में ले ले अपना। हमको तो टीम में नहीं लेता था, तो क्या करते थे हम लोग, वो कैच प्रैक्टिस करते थे, जब फील्डिंग विल्डिंग होगा तो अच्छे से कैच पकड़ पाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, बॉल लेके दीवार पे मारते थे और फिर कैच पकड़ते थे, बॉल लेके दीवार पे मारते थे फिर कैच पकड़ते थे। हम क्या करते थे, स्पेशली ये बिस्तर रहता था, पैर फंसा लेते थे और बॉल लेके ऐसे मारते थे, तो वही अपना प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे हम, ये हम बॉल लिए, ठीक है, ये जो बॉल है ये हम बॉल लिए, जो भी बॉल है ये बॉल लिए ऐसे मारे। हम यहाँ पे नहीं मारेंगे क्योंकि शीशा है, शीशा फूट गया तो हम भी फूट जाएंगे। तो ये बॉल लिए हम ऐसे मारे, बॉल आया, बाउंस बैक हो गए, फिर से मेरा पास आया। बॉल लिए हम ऐसे मारे और बॉल जो है बाउंस बैक हो गए, फिर से मेरा पास आया। वैसे यहाँ पे लाइट रे है, लाइट रे एक फॉल करा स्मूथ पॉलिश सरफेस पे, ये देखो ये एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, लाइट रे है, लाइट रे ऐसे गया और फिर बाउंस बैक हो गए, बाउंस बैक होके सेम सरफेस पे आ गया। मतलब बॉल मेरे पास था तो हम फेंके तो फिर से बाउंस बैक होके मेरे पास ही आ गया। तो वैसे लाइट सबसे पहले हवा में था, ठीक है, मान लो ये जो ऊपर वाला है ये हवा में था, तो ये गया यहाँ से, लाइट रे गया एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे टकराया, ठीक है। अच्छा, अब स्मूथ पॉलिश सरफेस ही क्यों लिया जा रहा है, नॉर्मली सरफेस क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि स्मूथ पॉलिश सरफेस अच्छा रिफ्लेक्शन करेगा और इससे तुमको रिफ्लेक्शन अच्छा समझ आएगा। तो स्मूथ पॉलिश सरफेस पे टकराया और फिर सेम मीडियम यानी कि एयर पे फिर से वापस आ गया, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आई होप से समझ आ गया होगा। जब भी तुमको रिफ्लेक्शन समझना होगा, बस ये जो बॉल वाला एग्जांपल है तुम समझ लेना, बॉल लेके जो कैच प्रैक्टिस करते थे, हमको तो इसके लिए गाली मिलता था क्योंकि दिमाग पे दाग लग जाता था, मेरा दादी मेरा गाली देती थी। तो ये देखो जो लाइट रे जा रहा है, ये अपना एग्जांपल है कैसे होता है। तो जो लाइट रे जाता हुआ है, जो लाइट रे गिर रहा है स्मूथ पॉलिश सरफेस पे, उसको इंसिडेंट लाइट रे कहा जाता है, यानी कि इंसिडेंट रे कहा जाता है।
और जो लाइट रे बाउंस बैक होके फिर से स्मूथ पॉलिश सरफेस से बाउंस बैक होकर ऊपर तरफ जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। और बीच में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, बीच में अगर एक परपेंडिकुलर यानी कि ये डॉट 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 के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे सीधा लेके ऐसे अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। बस यही था, इतना तुमको समझना है। इसी को बहुत सारा जगह में तुमको डेफिनेशन या फिर वर्ड का तौर पे दे देगा, मतलब जो लाइट रे आ रहा है उसको इंग्लिश में अंग्रेजी में लिख के तुमको बता रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, हम सिर्फ तुमको मुंह से बता दिए, कोई कोई जगह में तुमको लिखा हुआ मिलेगा। तो इतना हम लोग समझ गए। अब रिफ्लेक्शन हम लोग समझ गए रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग को समझना टाइप्स। तो टाइप्स में क्या होता है, सबसे पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्लियर इमेज बनता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्लियर इमेज नहीं बनता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का तुमको एग्जांपल दे तो तुम जो खुद को शीशा में दिखता है तो तुम्हारा क्लियर इमेज दिखता है। और डिफ्यूज एग्जांपल में एग्जांपल दे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल दे तो चलता हुआ पानी है, नदी है, नदी में तुम खुद को देख रहा है, या मूड हो रहा है, मूड होते हुए खुद को देख रहा है, तो तुम्हारा मतलब एक क्लियर इमेज नहीं दिखता है। तुम्हारा कान इधर है, तुम्हारा नाक इधर है, थोड़ा सा मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया, तो वो क्लियर इमेज नहीं हुआ, तो उसका एग्जांपल ये हुआ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसको कहा गया। और रेगुलर रिफ्लेक्शन वही जो क्लियर इमेज बन रहा है। इतना समझ आया हम लोग को। अब हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन का बेसिक समझ लिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ले लिए, थोड़ा सा फील भी ले लिया वो बॉल वाला एग्जांपल से। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, देखो कोई भी स्मूथ सरफेस पे या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिसमें लाइट अच्छा से रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हो गया कोई स्मूथ सरफेस हो गया, कोई मिरर हो गया, कोई प्लेन मिरर हो गया, जैसा भी कोई भी मिरर हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिरर मान लेना अभी के लिए। तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट रे किस तरीका से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब रिफ्लेक्शन का किस तरीका से वो रिफ्लेक्ट करने वाला है, उसका दो लॉ दिया गया है हम लोग को। वही दो लॉ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला लॉ है अपना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है सब सेम प्लेन में लाई करता है। हम तुमको ये समझा दिए इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। इंसिडेंट रे मतलब जो आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होकर जा रहा है, और बीच में 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर पे अगर डॉट 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 करके हम ड्रॉ कर दिए कोई लाइन, तो उसको नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों ये रे था ना, हम यहाँ पे बना दिया है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है ये नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल। तो ये तीनों यहाँ पे बना दिए। तो सबसे पहला लॉ में हम लोग ये कहा जा रहा है कि ये जो तीनों है ये सेम प्लेन में लाई करता है। अब देखो हम लोग ये पढ़ के ना खुद का इमेजिनेशन बनाएंगे, खुद का जो अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब सेम प्लेन में लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला प्लेन है, हाँ ये नीचे वाला प्लेन है, ये नीचे वाला प्लेन है, यहाँ पे तीनों लाई कर रहा है। हाँ यहाँ पे तो तीनों आके डॉट मिला रहा है, ये इंसिडेंट रे भी यहाँ पे मीट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे मीट कर रहा है, ये नॉर्मल भी यहाँ पे मीट कर रहा है। हाँ लॉ समझ आ गया। देखो कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि तुमको हो सकता है ज्यादा से ज्यादा तुमको डेफिनेशन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब तुमको लॉज लिखने पूछेगा, लेकिन ये तो नहीं पूछेगा ना कौन सा प्लेन है, तुम प्लेन समझाऊंगा डिटेल में बता, ये डिटेल तुमको नहीं पूछता। तो तुम ऐसे भी याद रखोगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका पीछे भी जानना, थोड़ा सा अच्छा से जानना, मेरा तुमको अच्छे से बताना मेरा कर्तव्य है, तो हम वो अच्छा से बताएंगे। यहाँ जो प्लेन है, यहाँ जो प्लेन है तुम सोचा है, जो अभी तुमको प्लेन बताया वो गलत प्लेन है। वो जो प्लेन तुम इतना दिन से इमेजिन करके आ रहा होगा, अगर तुम पढ़ चुका है ये दूसरा का वीडियो से कहीं से भी पढ़ के आया होगा, तो वो क्या है, वो तुम गलत इमेजिन कर रहा है। असल में ये प्लेन का बात नहीं कर रहा है। देखो फिर से ध्यान से पढ़ो कि ये लाइन क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई 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 गाना बन गया, लाई लाई लाई। तो लाई मतलब क्या होता है, लाई मतलब लेटा हुआ रहता है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या इसमें ये प्लेन में लेटा हुआ है, नहीं लेटा हुआ है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है किस पे लेटा हुआ है, ये जो पीछे वाला बोर्ड दिख रहा है तुमको, ये जो व्हाइट बोर्ड जिसपे हम बना है, इस पे लेटा हुआ है। यानी कि पीछे वाला जो प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन तुम जिसको इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे तो बना नहीं सकते, तो ये जो पीछे वाला प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका प्लेन का बात किया जा रहा है। ये प्लेन पे ये जो तीनों इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करता है। अब मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं जो तुमको 3D इमेज बता पाए, लेकिन तुम थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे होगा कि इसके पीछे जो व्हाइट बोर्ड है ना, उसका बात किया जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो इस पे है, ये जो पीछे वाला प्लेन है, इस पे जाके ये ऐसे लेटा हुआ है, इसका सपोर्ट लेके खड़ा है। देखो जो ये प्लेन बन रहा है, जो ये प्लेन बना है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये नीचे वाला लाइन जो है ये प्लेन है, और पीछे भी एक प्लेन है। तो ये पीछे वाला प्लेन पे ये लोग लाई कर रहा है, तो वही अपना पहला लॉ कहता है। ठीक है, आई होप से ये समझ आएगा। दूसरा लॉ कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सा चीज है। ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों का बीच का एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों का बीच का एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये दोनों का बीच का एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से बता रहे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का रिफ्लेक्शन एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का बीच का एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इतना समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग को सेकंड लॉ में क्या कहता है कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम रहता है, ये दोनों एंगल जो है वो सेम रहता है, मतलब जितना एंगल पे ये इंसिडेंट रे आके गिरता है उतना ही एंगल पे होके वो चल जाता है। तो तुम्हारे लिए डायग्राम बनाना भी इजी हो जाएगा। तो बस यही था अपना रूल, यही था अपना रिफ्लेक्शन का, सारा समझा दिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छा ये दो टाइप का होता है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तभी तुमको बता दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़े वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ये कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ है कि किस पे लाई करता है। एक ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है, तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करता है। कौन सा वाला प्लेन पे? ये प्लेन, ये जो पीछे वाला प्लेन है, ये प्लेन का बात किया जा रहा है। ये जो पीछे वाला प्लेन है, ये प्लेन का बात किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जो ये एंगल, ये जो नॉर्मल, ये वाला एंगल और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो है, ये दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। तो यही है ये स्लाइड पे। अब चलो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसपे हम लोग को स्पेरिकल मिरर्स के बारे में समझना है। अच्छा, अगर तुम एनसीईआरटी खोल के पढ़ने का कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे पहले तुमको प्लेन मिरर समझाया गया है, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना। प्लेन मिरर हम तुमको बाद में समझा देंगे जब तुम अच्छा से अंडरस्टैंडिंग में आएगा कि रियल वर्ल्ड क्या होता है, वर्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। उसके बाद हम तुमको प्लेन मिरर समझाएंगे, भरोसा रखो, सब समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना हेडिंग है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, अब तुम बोलेगा भैया हेडिंग का ही मतलब समझा दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला अपना वर्ड है स्पेरिकल। तो स्पेरिकल का मतलब होता है गोल, गोला, गोला। स्पेरिकल का मतलब होता है गोल, वही अपना बॉल वॉल जो शेप में होता है, सर्कल मान लो, ठीक है, 3D सर्कल। उसके बाद आ रहा अपना मिरर। अब तुम बोले कि मिरर क्या होता है, मिरर कैसे बनता है। तो मिरर देखो कैसे बनता है अगर तुमको नहीं भी जानना तभी भी जानना पड़ेगा क्योंकि हम बता रहे हैं। सबसे पहले मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लास ले आता है, ठीक है। ये बहुत ही पिक्यूलर सा थिंग है कि हम लोग को पता ही नहीं है मिरर कैसे बनता है। सबसे पहले ग्लास लिया जाता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट चीज लिया जाता है। ग्लास क्या करता है, लाइट को आर पार कर देता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट कर देता है। तो ग्लास लिया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसका पीछे वाला साइड जो है उसको पॉलिश कर दिया जाता है। क्या चीज से? या तो सिल्वर से या फिर एल्यूमिनियम से। ग्लास का पीछे वाला साइड जो है वो पॉलिश कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पेंटिंग कर दिया गया है, पेंट ब्रश से अपना पेंट कर दे रहे हैं, तो ग्लास का पीछे वाला साइड को पॉलिश कर दिए, या तो सिल्वर से या फिर एल्यूमिनियम से। सिल्वर कब रहेगा? जब हम लोग महंगा ग्लास, हम लोग महंगा मिरर लेने जाएंगे तब सिल्वर से किया रहेगा पॉलिशिंग पीछे साइड वाला ग्लास को। और जब हम लोग सस्ता लो क्वालिटी वाला ले जाएंगे, सस्ता वाला लेने जाएंगे, तो हम लोग को एल्यूमिनियम से किया हुआ मिलेगा हम लोग का मिरर। तो मिरर कैसे बनता है? ग्लास का पीछे वाला साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम से या फिर सिल्वर से, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आया, मिरर ऐसे बनता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो स्पेरिकल मिरर है, तुम बोलेगा कि इसमें स्पेरिकल क्यों लिखा गया? स्पेरिकल का मतलब तो गोला होता है, सर्कल होता है, तो स्पेरिकल क्यों लिखा गया? क्योंकि ये सारा जो स्पेरिकल मिरर है, जो भी तुम पढ़ेगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारा चीज जो है ये एक गोला का पार्ट होता है। गोला यानी कि एक सर्कल का पार्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे अभी तुमको हम समझाएंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना मानो कि ये एक गोला से ही काट के बनता है। कॉनकेव मिरर भी इसी से बनता है और कॉन्वेक्स मिरर भी इसी से बनता है, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो कैसे पॉलिश हुआ रहता है। जैसे ये एक मिरर है, अभी तुमको जानने की जरूरत नहीं है कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, बस ये एक मिरर है, इसका पीछे देखो कैसे पॉलिश हुआ है, ऐसे ही पॉलिश होके रहता है। ऐसे ही सारा मिरर जो भी तुम दिखता है अपना घर पे, अपना वॉशरूम में, कहीं भी स्कूल पे, तो वो सारा मिरर का पीछे जो है पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है इसका टाइप्स देखना है स्पेरिकल मिरर का, जो कि होता है पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कुछ ऐसा दिखता है, प्लीज ये ब्लैक पे ध्यान देना, ब्लू वाला पे ध्यान मत देना। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है मतलब कुछ ऐसा दिखता है, और कॉन्वेक्स जो है कुछ ऐसा दिखता है। केव है मतलब कि गड्ढा टाइप का है, तो गड्ढा में हम लोग ऐसे केव में ढुकेंगे तो ये गड्ढा मान लो, तो ये गड्ढा बन रहा है। और कॉन्वेक्स है तो ये उल्टा बन रहा है। अगर और अच्छा है तुम और एग्जांपल से समझना चाहे तो अपना चम्मच को हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ये चम्मच का ये वाला जो साइड है, जिस साइड से हम लोग खाते हैं, ये वाला जो साइड, ये जो गड्ढा वाला साइड है, इसको तुम कॉनकेव मान लो। और चम्मच का जो पीछे वाला साइड है, ऐसे वाला साइड, ये पीछे वाला साइड, इसको तुम कॉन्वेक्स मान लो। अब तुम जब इमेज फॉर्मेशन सीख लेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा चैप्टर में, तो तुमको पता चलेगा कि ये जो चमची हम जो बता रहे हैं, जो चमची का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये असल में ये वाला साइड जो है ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर जैसा इमेज बना रहा है, और ये पीछे जो है कॉनकेव मिरर जैसा, कॉन्वेक्स मिरर जैसा इमेज बना रहा है। तुम थोड़ा बहुत जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब एक चम्मच कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जैसा इमेज बना रहा है। थोड़ी देर बाद तुम जानेगा जब तुम इमेज फॉर्मेशन सीख लेगा, लेकिन एक्चुअली में वो वैसा इमेज बनाता है। अब देखो हम क्योंकि बोले स्पेरिकल मिरर का पार्ट है और कॉनकेव मिरर तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो स्पेरिकल कहाँ गया?
लेकिन नहीं, यहाँ पे स्पेरिकल है यानी कि गोला है। जब तुम इसको पूरा कंप्लीट कर देगा तो एक गोला बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो यानी कि अब हम लोगों को पता चल रहा है, अच्छा मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है और जो कॉन्केव मिरर है, जो इतना हम सुनते आ रहे हैं ये चीज, तो ये जो है गोला का पार्ट है। कैसे गोला का पार्ट है? ये गोला लिए, ये सर्कल लिए, ये राइट साइड वाला सर्कल को काटे, एक गड्ढा काट लिए, तो इस साइड वाला ऐसे लेके काटे, ऐसे लेके आए, ऐसे यहाँ पे रखे तो ये कॉन्केव मिरर बन गया। और फिर इस साइड वाला काटे, हम ऐसे लेके काटे, इस साइड रखे तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो ऐसे ही अपना गोला का पार्ट होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना समझ आया हम लोग को? गिर ना जाए, शीशा का फूट जाएगा, फिर मेरा घर वाला मेरे को फोड़ देगा। तो उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कुछ टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को, जो तुमको आगे भी काम आने वाला है इमेज फॉर्मेशन में। पूरे चैप्टर में लगभग ये सारा वर्ड तुमको काम आने वाला है। ये कुछ वर्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे तुम समझ लिया, ये वर्ड समझ लिया। अब तुमको अच्छा से समझाते हैं, ठीक है? अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये तुम स्पेरिकल, ये तुम मिरर बना लिया, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखना, पीछे वाला साइड जो है वो पॉलिश रहता है। कॉन्केव मिरर है, इसका पीछे वाला साइड, ये जो डॉट ऐसे ऐसे लाइन बनाया ब्लैक कलर से, इसको पॉलिशिंग का साइन कहा जाता है। तो पीछे वाला साइड पॉलिश रहता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका पीछे वाला साइड पॉलिश है। तो ये जो है इसका भी पीछे वाला साइड पॉलिश है। तो हमेशा याद रखना, पीछे वाला साइड पॉलिश रहता है, जो कि हम यहाँ पे लिखे भी है, बैक साइड पॉलिश रहता है। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आया? ठीक है, इतना हम लोग को समझ आया। अब हम लोग को देखना है, सबसे पहला है वर्ड अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर होता है किसका? सेंटर होता है वो गोला का जिसका ये कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है। जैसे अगर कॉन्केव मिरर में एग्जांपल दे, तो ये जो गोला बन रहा है, ये तो कॉन्केव मिरर हो गया, लेकिन ये जो गोला बन रहा है, इसका सेंटर को कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से बता रहे हैं, ये जो गोला बन रहा है, ये जो सर्कल बना है, इसका जो सेंटर है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट किया जाता है सी से। सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया? ठीक है, यहां पे भी बता दे रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर पे नहीं है, ठीक है, हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया। अब दूसरा पॉइंट है अपना पोल। दूसरा वर्ड जो है वो है अपना पोल। तो पोल क्या होता है? ये जो कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट, कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको कहा जाता है पोल। जैसे ये अपना कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये अपना कॉन्केव मिरर है, तो इसका बीच में अगर हम पॉइंट लेना चाहे तो इसका बीच में पॉइंट यहां पे आ रहा है। ये सर्कल पे ध्यान मत दो, ठीक है। ये जो मिरर जो हम ब्लैक से बनाए, इसका अगर मिड पॉइंट तुमको लेने बोले तो तुम क्या करें? यहां पे लेगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी सेम डिस्टेंस, ठीक है, बीच में एक पॉइंट मिला तो उसको मिड पॉइंट कहेंगे। तो वही मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है, और पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, ये जो ब्लैक वाला मिरर हुआ कॉन्वेक्स मिरर है, इसका अगर तुमको कोई मिड पॉइंट लेने बोले तो मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो मिड पॉइंट क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ठीक है, हम लोग को पोल भी समझ आ गया। अब उसके बाद प्रिंसिपल फोकस है वर्ड। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सिंपली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल का बीच में एक मिड पॉइंट लिया जाता है जिसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल का बीच में एक पॉइंट लिया जाता है, उसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। वैसे यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इसका बीच में मिड पॉइंट, इसको कह देंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस भी कहा जाता है। तुम थोड़ा देर बाद जब तुम सीखने लगेगा, ज्यादा बार यूज करना पड़ेगा, तुम थोड़ा बोलेगा प्रिंसिपल फोकस, तुम नॉर्मली बोलेगा फोकस। उसके बाद हम लोग को जानना है फोकल लेंथ। हम लोग प्रिंसिपल फोकस समझ लिया, अब हम लोग को जानना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सिंपली होता है पी और एफ का बीच का डिस्टेंस। क्या बोले? पी और एफ का बीच का डिस्टेंस, यानी कि पोल और फोकस का बीच का डिस्टेंस। प्रिंसिपल फोकस को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वर्ड में हम लोग फोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस का बीच का डिस्टेंस, पोल और फोकस का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? अपना फोकल लेंथ हो जाता है। और फोकल लेंथ को छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल फोकस को हम लोग बड़ा एफ से डिनोट करते थे, वैसे ही ये छोटा एफ से हम लोग फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। ये पी और एफ का बीच का डिस्टेंस, ये हो गया अपना फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको तुम नॉर्मली रेडियस भी बोल सकता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको दो तरीका से समझ आ सकता है। सबसे पहला, ये जो सर्कल है इसका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो तरीका है तुमको समझाया जा सकता है। सबसे पहला चीज है ये नॉर्मली ये जो सर्कल बन रहा है, दोनों सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस। तो इसका रेडियस तुम बिना देखे ही ऐसे बना देगा कि ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये इसको आर कहा जाता है। तो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर से कॉर्नर को हम आर कह देंगे, जो कि
यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में बन रहा है, ऊपर में भी बनेगा, राइट साइड में बनेगा, नीचे भी बनेगा, वो ज्योमेट्री अपना, ठीक है। और दूसरा चीज में तुमको अगर समझाए, दूसरा वर्ड में तुमको समझाए तो वो क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहेंगे। इतना समझ आया, सिंपल। तो हम लोग अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ लिए, फोकल लेंथ भी समझ लिए। अब एक बेसिक सा हम रिलेशनशिप है फोकल लेंथ और रेडियस का बीच में क्या होता है। फोकल लेंथ जो होता है, सॉरी रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, और फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का आधा होता है। तुमको यहाँ पे भी देख के समझ आया होगा, रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल दिखाई दे रहा है हमको। ये जो रेडियस है पी और सी का बीच का डिस्टेंस, ये जो फोकल लेंथ का डबल दिखाई दे रहा है। अरे भाई सिंपल लॉजिक बनाओ, सी और पी का बीच में हम मिड पॉइंट लिए थे, एफ लिए थे, तो ये पी और एफ का बीच का डिस्टेंस क्या डबल नहीं हुआ। थोड़ा सा लॉजिक, मतलब थोड़ा सा सिंपल लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ गए। अब हम लोग को समझना है अपर्चर क्या होता है। तो ये देखो, जितना मुंह खुल रहा है, ये जितना मुंह खुला हुआ है इसका, इतना मुंह खुला, ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, कितना मुंह खुल रहा है इसका, इसका कितना मुंह खुला हुआ, उसको कहा जाता है अपर्चर। जैसे तुमको यहाँ पे समझाए, ये अपना कॉनकेव मिरर, ये तो छोटा हो गया, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। तो ये कितना मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे देखो ये कितना मुंह खुला हुआ है, ये कितना मुंह खुला हुआ है, जैसे इतना है यहाँ पे, तो इतना हुआ इसका अपर्चर। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको अपर्चर कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी भी एनसीईआरटी में लिखा गया, तो तुमको समझा दी। अपर्चर क्या होता है, कितना मुंह खुला हुआ है, कितना मुंह खुला है। तो अपना अपर्चर भी हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग को समझना है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली ये सारा पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन होता है, ये सारा पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन होता है प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल चीज। आई होप सो ये सारा पॉइंट तुमको क्लियर हो गया। फिर से एक रिवीजन कराता है। सबसे पहला अपना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर, ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है अपना पोल। पोल क्या होता है, ये जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो पोल है, इसका बीच में एक मिड पॉइंट अगर ले लिए तो उसको हम लोग क्या से डिनोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में फोकस भी बोला जाता है। तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जो कि हो गया फोकस। और P और F का बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। P और F का बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। उसके बाद P और C का बीच का डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग, जो सर्कल का भी रेडियस होता है उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सिंपली रेडियस। ठीक है, हम लोग को इतना समझ आ गया, ये सारा टर्म समझ आ गया। ये रिलेशनशिप याद रखना, तुमको आगे बहुत काम आने वाला है। हालांकि हम आगे तुमको समझा देंगे, और भी यूज होगा, तभी भी हम तुमको याद दिलाते रहेंगे रिलेशन R इज इक्वल टू 2F। अब उसके बाद हम लोग को समझना है कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका नेचर क्या होता है। अब तुम, नेचर तो बहुत तरीका से होता है ना, कि हम किस तरीके से कंपेयर करें, लेकिन नेचर इन द सेंस क्या, नेचर इन द सेंस कि अगर ये कॉनकेव मिरर, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये दोनों पे अगर लाइट रे मारा जाए तो ये कैसे बिहेव करेगा। मतलब वो लाइट रे के साथ क्या करेगा, उसको फैला देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको लेके फेंक देगा या उसको खा जाएगा, क्या करेगा वो, ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो वही हम लोग को जानना है कि उसका नेचर इस इन द सेंस कि वो लाइट रे अगर उस पर पड़ रहा है तो वो क्या करेगा उसको। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इकट्ठा कर देगा, और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको डाइवर्ट कर देगा, यानी कि फैला देगा। नहीं समझ आया ना। अब तुम गाली दोगे ये कैसा लिख के आया है, तो तुमको समझा रहे। देखो, कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ट कर, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कैसे होगा, मान लो हमको दो लाइट रे लिए, ठीक है, दो लाइट रे लिए जो कि दूर से कहीं आ रहा है, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, यानी कि सीधा सीधा चल रहा है। तो ये दो लाइट रे हम लिए, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इकट्ठा कर देगा कॉनकेव मिरर जो है। तो इकट्ठा करने का इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कहना जा रहा है कि वो फोकस पे लाके इकट्ठा कर देगा उसको। फोकस पे लाके क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मान लो हम और भी लाइट रे दिए, ठीक है, तो वो उसमें भी क्या करेगा, फोकस पे लाके इकट्ठा ही करने वाला है। और भी लाइट रे हम मारे तो वो क्या कर रहा है, फोकस पे लाके इकट्ठा कर रहा है, मतलब यहाँ पे जमा कर रहा है वो फोकस पे। तो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर क्या है, कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट इन द सेंस क्या, लाइट रे को डाइवर्ट करता है। कैसे डाइवर्ट करता है वो तुमको दिखा दे रहे हैं। मान लो आप दो लाइट रे लिए, फिर से सेम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, बहुत सारा जन को क्या होता है, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में ये जो टर्म्स है इसको लिखने में कंफ्यूजन होता होगा। तो तुम बस इतना सिंपली समझो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सर्कल का ही बनेगा। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तुमको कैसे समझाए, ये सर्कल का सेंटर, तो जिस साइड सर्कल बनेगा उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा उसी तरफ सारा टर्म्स लिखाएगा।
तो इससे तुमको याद रहने वाला, इससे कंफ्यूज नहीं होने वाला कि किस साइड लिखना है किस साइड लिखना है, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जिस साइड सर्कल बन रहा है उस साइड सारा टर्म्स लिखाएगा, जिस साइड सर्कल बन रहा है उस साइड सारा टर्म्स लिखाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग वापस आते हैं अपना टॉपिक पे। नेचर क्या है, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज करेगा लाइट रे को। कैसे डाइवर्ज करेगा, तो ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, दो लाइट रे हम मारे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पैरेलल यानी कि सीधा सीधी हम लोग भेजे दो लाइट रे को। तो वो क्या करेगा, ये जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करेगा, फोकस से लेके डाइवर्ज कर देगा, फोकस से लेके डाइवर्ज कर देगा। फिर से सुनो मेरा बात, कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रहा प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर के पास, तो वो क्या करता है, ये जो फोकस है अपना एफ, जो बड़ा एफ प्रिंसिपल फोकस जो कहा जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीज जहां पे स्टार मार्क भी करके रखा है, वो क्या करेगा, फोकस से लेके डाइवर्ज कर देगा, फोकस से लेके डाइवर्ज कर देगा, फोकस से लेके क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, यानी कि फैला देता है। देखो यहां से आया और फैल गया, आया फैल गया, आया फैल गया, आया फैल गया, आया फैल गया, तो वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो वो ये क्या करता है, फोकस से लेके डाइवर्ज कर देता है। ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर फोकस पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यानी कि फोकस पे लाके इकट्ठा कर रहा है, फोकस पे लाके जमा कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, फोकस से लेके डाइवर्ज कर दे रहा है, फोकस से लेके फैला दे रहा है। बस इतना ही समझना था। इसको कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। हम लोग को ये स्लाइड में इतना ही समझना था। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल्स सीखना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले रूल सीखना पड़ेगा। और मेरा तरीका ऐसा है कि हम तुमको रूल सबसे पहले कॉनकेव में लगा के दिखाएंगे और फिर कॉनकेव का सारा इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, मतलब 6 केसेस है, जिसको जो पढ़ गया है उसको पता होगा। और उसके बाद कॉन्वेक्स में रूल लगा के दिखाएंगे, फिर कॉन्वेक्स का 2 केसेस बनाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, इससे पहले तुमको 2-3 सेकंड के लिए एक फोटो दिखाई दिया होगा, तो वो फोटो जो है, जो बेसिक टर्म्स हम समझाते हैं उसका डेफिनेशन सब है, हो सके तो उसको अपना नोट्स में ऐड कर लेना और एक बार रीड थ्रू कर लेना, ताकि तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। चलो अपना रूल स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला अपना रूल आता है, देखो सबसे पहले क्या किया, हम कॉनकेव मिरर बना ली है, कॉनकेव मिरर बना लिए, पीछे सिल्वरिंग कर दी, यानी कि पीछे तरफ पॉलिश है, और फिर ये लाइन बना दी, अपना पोल बना दिए, फोकस बना दिए, सी बना दिए, ठीक है। अब इस पे रूल लगा के दिखाएंगे, ये तुमको बहुत हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल अपना होता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर से सुनना, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये लाइन, ये जो लाइन ब्लैक कलर का है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा। यहां पे ध्यान से देखो, कोई भी लाइट रे, ये जो लाइट रे अपना पहला लाइट रे हम लोग निकाले हैं, पैरेलल गया है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस को काटते हुए जा रहा है, तो यही अपना पहला रूल, ठीक है। अपना दूसरा रूल है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होते हुए जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि जस्ट अपोजिट है पहला रूल का। तो फोकस कौन सा हुआ, ये एफ जो है अपना फोकस हुआ, और ये जो लाइन है या तो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है। तो अपना फोकस से दूसरा लाइट रे हम लोग निकाले, फोकस को काटते हुए जा रहा है। ध्यान से देखो, ये दूसरा लाइट रे है, ये फोकस को काटते हुए जा रहा है, तो ये जब फोकस को काटते हुए गया तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस को काटते हुए गया, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, जस्ट अपना पहला रूल का अपोजिट। तो यही था अपना दूसरा रूल। तीसरा रूल अपना कहता है कि सी से अगर कोई भी लाइट रे गया, सी से अगर कोई भी लाइट रे गया, तो वो क्या हो जाएगा, बैक ट्रेस हो जाएगा, मतलब जो रास्ता से आया था वही रास्ता से चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सी पे अपने तीसरा लाइट रे हम लोग लिए, सी पे मार रहे हैं, तो जो रास्ता से गया है वही रास्ता से वापस आ रहा है, जो रास्ता से गया है वही रास्ता से वापस आ रहा है। यही था अपना तीसरा रूल। अपना चौथा रूल है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, शायद से आई होप सेकंड लॉ था। तो सेकंड लॉ में क्या कहते थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी लाइट रे हम लोग पी पे मारेंगे, यानी कि पोल पे मारे, कोई भी लाइट रे अगर हम लोग पोल पे मारे, तो जितना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा और जितना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा उतना ही बना के वो निकल जाएगा। जितना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आया था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो चल जाएगा। हम तुमको दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। ये अपना चौथा लाइट रे मारे हैं किस पे, पोल पे। किस पे, पोल पे। तो ये जो मिड पॉइंट होता है ये पोल होता है मिरर का, तो पोल पे हम अपना चौथा लाइट रे मारे हैं, तो वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है किसके कंपैरिजन में, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम नॉर्मल की तरह मान ले रहे हैं। तुम अगर उसको अच्छे से याद होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम नॉर्मल मान लिए, ऊपर बना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे बन के वो क्या क्या चला गया। तो ये था अपना चौथा रूल। फिर से एक बार तुमको रिवाइज करा दे रहा है। सबसे पहला रूल है कि कोई भी लाइट अगर पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को काटते हुए गया। दूसरा रूल है अपना, कोई भी लाइट अगर फोकस को काटते हुए जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा रूल है अपना
ये देखो दूसरा लाइट रे निकाले, फोकस को काटते हुए गया, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा है सी से गया तो बैक ट्रेस करेगा, सी से गया तो बैक ट्रेस किया। चौथा है पोल पे मारे तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो निकल जाएगा। तो पोल पे मारे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया और वो निकल गया अपना। तो ये था अपना चारों रूल, और ये चारों रूल जो है अप्लाई होने वाला है कॉनकेव मिरर में। अब चलो हम लोग चलते हैं अपना केसेस पे। अब हम लोग आ चुके हैं अपने इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन किसके लिए? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव में 6 केसेस है, कॉन्वेक्स में 2 केसेस है। सब आसान है, तुमको आसानी लगने वाला है। अच्छा, इससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन है क्या। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने का हम लोग का मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर लिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है। अब उसमें क्या क्या है, डिफरेंट पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तुम हो सकता है, हम हो सकता है, कैंडल हो सकता है, रबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मार्कर पेन हो सकता है। तो ये 6 पोजिशंस पे इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा गया है और वो बता रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये पोजिशंस पे इमेज कैसा बनेगा। जैसे यहाँ पे तो 6 केसेस है अपने पास, तो 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब वो बताएगा ये 6 केस में हम लोग को समझ आएगा कि अच्छा कॉनकेव मिरर जब F पे रखा रहता है तो ऐसा इमेज बनना था, अच्छा जब C पे रखा रहता है तो कॉनकेव मिरर ऐसा इमेज बनना था। यही हम लोग को जानना है इमेज फॉर्मेशन में। इसका मतलब यही है, क्यों हम लोग को सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहला केस क्या लेते हैं हम लोग, एट इन्फिनिटी, यानी कि एट इन्फिनिटी लिखे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर होता है, कोसों दूर, जहां पे हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को विजिबिलिटी में नहीं है। तो इन्फिनिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फिजिक्स में ऐसा ही लिया जाता है, इन्फिनिटी के लिए हम लोग 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं। फिजिक्स मैथ सब में ऐसे ही किया जाता है। तो इन्फिनिटी के लिए क्या ले रहे हैं हम लोग, 2 पैरेलल रेज ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 पैरेलल रेज ले रहे हैं। 2 ही सिर्फ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 से ही काम चल जाता है, 2 से आगे का जरूरत नहीं पड़ता है। तो 2 इन्फिनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, 2 पैरेलल रेज लेते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा पहले रूल पर क्या है, रूल्स में हम लोग समझे कि जब कोई भी लाइट पैरेलल रहता है, कोई भी लाइट जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस को काटते हुए जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये लाइट, दोनों लाइट जो है पैरेलल जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये लाइन पैरेलल मतलब सीधा, तो ये पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या करेगा, फोकस को काटेगा। ठीक है, इतना समझ आया। क्या किया, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को काटा। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। ऐसा रे डायग्राम बन गया। हम लोग क्या किए थे, कॉनकेव मिरर बनाया, ये लाइन खींचे, बेसिक टर्म जो तुमको समझाए थे, पी एफ सी, और क्या किए, एट इन्फिनिटी था तो बहुत दूर था, तो इमेज ऐसे आया, पैरेलल रेज गया, तो पैरेलल रेज गया तो रूल नंबर 1 से हम लोग को याद था कि हम लोग जब पैरेलल रेज आएगा तो एफ को काटते हुए जाएगा। तो हम लोग को इतना समझ आया। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, हम लोग को नेचर लिखना पड़ता है। नेचर किसका, इमेज का। नेचर किसका, इमेज का। इमेज के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है ये जब डायग्राम बनाने के बाद। तो वो नेचर के लिए हम तुमको बता दे रहे हैं, एक सीक्वेंस है, मतलब एक ऑर्डर दिया गया है, एक ऑर्डर हम तुमको बता दे रहे हैं। ये ऑर्डर से तुमको आसानी होगा नेचर लिखने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, पोजीशन लिखना पड़ता है कि इमेज जो बना है वो उसका पोजीशन कहां पे, वो एफ पे है, सी पे है। अभी तुमको एग्जांपल देके तुमको और अच्छा बेटर है समझ आएगा। उसके बाद साइज लिखना पड़ता है, और उसके बाद लिखना पड़ता है रियल है या वर्चुअल है। ये तुम पहला, ये तुम्हारे हो सकता है थोड़ा देर तुम्हारे लिए नया वर्ड है। तो रियल या फिर वर्चुअल। तो रियल मतलब अभी के लिए तुम इतना समझ के रखो, रियल यानी कि रियल रेज से मीट करे, यानी कि ऐसा रेज, मतलब ये जो मोटा वाला रेज है, मतलब जो कॉपी में तुम कर रहा है, कॉपी में तुमको तो यही रियल रेज तुम्हारे लिए यही हुआ, यानी कि तुम ऐसे रेज बना रहा है उसको बोलेगा। और कॉपी में तुम कर रहा है तुम्हारे सेंस से कि एक्चुअल रेज में मीट नहीं करा, उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल कहा जाता है। तो वर्चुअल के लिए ऐसे डॉट 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 करके तुम मिलाएगा। रियल रेस के लिए तुम अपना कॉपी में क्या करेगा, ऐसा करके मिलाएगा, ऐसा रेस करके, मतलब एक्चुअल लाइन बना के मिलाएगा। और वर्चुअल के लिए, वर्चुअल इमेज जब बन रहा होगा तो तुम क्या करेगा, डॉट 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 तुमको मिलाना पड़ेगा। अभी के लिए तुमको इतना ही समझना है। और दूसरा आता है, चौथा है इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो ये देखो, ये हुआ अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इमेज जो है ऊपर बन रहा है तो उसको कहा जाता है इन्वर्टेड। सॉरी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो उसको कहा जाता है इरेक्ट। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उसको कहा जाता है इन्वर्टेड। फिर से सुन लो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी कि सीधा, तो उसको कहा जाता है इरेक्ट। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो उसको कहा जाएगा इन्वर्टेड। हम लोग को इतना समझ आ गया, तुम सीक्वेंस सीख लिया, तुमको रियल और वर्चुअल में डिफरेंस बता दिए, इन्वर्टेड और इरेक्ट में डिफरेंस बता दिए। अभी के लिए तुमको इतना ही जानना और डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अपना नेचर लिखा कैसे जाता है, एग्जांपल में तुमको एग्जांपल देके तुमको समझा रहा है। सबसे पहला केस क्या था, इन्फिनिटी वाला केस था। ठीक है, अब हम लोग उसका नेचर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन हम लोग क्या दिया दिख रहा है कि इनमें ऑब्जेक्ट जो था इन्फिनिटी पे था, लेकिन यहाँ पे काटाकुटी करके ये जो लाइन जो है मीट कर रहा है एफ पे, तो यानी कि एट एफ लिख देंगे। पोजीशन क्या है, एट एफ है, एफ पे मीट कर रहा है तो एट एफ लिख दिया हम लोग। उसके बाद है साइज। तो साइज, इमेज जो है उसका साइज कितना है, किसके कंपैरिजन में, साइज जो पूछा जा रहा है किसके कंपैरिजन पूछा जा रहा है, ऐसे थोड़ा तुम बताओगे। तो वो पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना है।
छोटा है, बड़ा है, सेम साइज है, तो यही पूछा जा रहा है। तो इमेज जो है तुम यहाँ पे देखिएगा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इमेज मान लो इतना बड़ा है, कहीं कोसों दूर रखा गया, हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट जो है, और उसका कंपैरिजन में इमेज जो है इतनी सा बन रहा है, इतनी सा बन रहा है, मतलब यानी कि बहुत छोटा बन रहा है। तो बहुत छोटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हाईली डिमिनिश्ड लिख देते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। अब उसके बाद लिखना है रियल है या इन्वर्टेड है। तो क्योंकि हम तुमको बताए थे रियल रेस से तुम जो मिलाएगा, तो ये रियल रेस से जो भी तुम मिलाता है तो उसको रियल इमेज कहा जाता है। तो ये रियल रेस से क्योंकि मिल रहा है, तो रियल रेस से मिल रहा है तो हम लोग इसको रियल कहेंगे। और रियल के साथ हमेशा याद रखना इन्वर्टेड जो है कॉम्बो में मिलता है। रियल के साथ इन्वर्टेड कॉम्बो में मिलता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट कॉम्बो में मिलता है। फिर से सुनो, रियल के साथ इन्वर्टेड कॉम्बो में मिलता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट जो है वो कॉम्बो में मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि रियल इमेज हो गया तो चौथा पॉइंट तुमको देखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो तुमको समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्वर्टेड है इरेक्ट है, तो तुमको समझ नहीं आ रहा। तो जैसे तुम रियल लिखा तो तुमको उसी से समझ आना चाहिए कि लास्ट पॉइंट में हम इन्वर्टेड लिखने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, फिर रियल है, वर्चुअल है, यही अपना सीक्वेंस है। आई होप तुमको ये समझ आ गया कैसे लिखना है। अब हम लोग चलते हैं अपना सेकंड केस पे। अब देखो, सबसे पहला केस में हम लोग क्या किए, इन्फिनिटी पे ले, यानी कि हम लोग का विजिबिलिटी पे नहीं था। अब हम लोग क्या किए, थोड़ा सा सामने लाए, मतलब बियॉन्ड सी लेके आए, जहां पे हम लोग का विजिबिलिटी पे आया। हम लोग को अब दिख रहा है ऑब्जेक्ट जो है कहां पे, वो हम लोग को दिख रहा है, यानी कि बियॉन्ड सी लेके आ गए। जो ये लाइन का सबसे एंडिंग में रखा गया है, सबसे एंडिंग में रखा गया, यानी कि बियॉन्ड सी में रखा गया। तो बियॉन्ड सी में जब हम लोग इमेज रख रहे हैं तो पहला लाइट रे हम निकालते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहला लाइट रे हम निकालते हैं, उसका मुंडी से निकाल रहा है। तो पहला लाइट रे निकाला जो कि पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या किया, फोकस को काटते हुए। ठीक है, इतना समझ आया रूल नंबर 1। अब दूसरा रूल जो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट था कि हम अगर फोकस को काटते हुए कोई भी लाइट रे निकालेंगे, इसका मुंडी से हम निकाले, फोकस को काटते हुए लाइट रे गया तो वो क्या करेगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई भी लाइट रे फोकस को काटते हुए गया तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बस यही था अपना, ऐसे करके बना है। तो इमेज कहां पे बन रहा है, बिटवीन सी और एफ बन रहा है, इमेज यहां पे बना। तो अब हम लोग नेचर लिखेंगे इमेज का। नेचर के लिए पोजीशन, सबसे पहला चीज पोजीशन क्या है इमेज का, तो इमेज जो है उसका पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि इमेज का साइज कैसा है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है यहाँ पे छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इमेज जो है इतना बड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, इमेज जो है उससे छोटा है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है उसको छोटा है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, छोटा को हम लोग डिमिनिश्ड लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि रियल है या वर्चुअल है। तुमको समझा दिए, रियल रेस से मिल रहा है तो रियल है, अगर डॉट 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 एकदम मीट करा रहा है, यानी कि अपीयर टू मीट करा रहा है, एक्चुअल वर्ल्ड में मीट नहीं कर रहा है, तो वो वर्चुअल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रियल लिख देंगे क्योंकि रियल रेस से मीट करा। उसके बाद लिख देंगे कि हाँ, रियल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में मिलता है इन्वर्टेड है, तुमको ये तो पता है। लेकिन तुम यहाँ पे भी अगर देखेगा तो ये देखो, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका नीचे में है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका नीचे में, यानी कि नीचे टेढ़ा है, उल्टा है, तो वो उल्टा इमेज बन रहा है, नीचे तरफ इमेज बन रहा है, तो वो इन्वर्टेड उसको ही कहा जाता है। उसका एक्चुअल मीनिंग इन्वर्टेड का यही होता है। लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे रियल लिखा है तो उसके साथ तुमको आंख बंद करके ऐसे लिख दिया कि भैया रियल है तो इन्वर्टेड होना ही होना है, कॉम्बो पैक में रहता है। तुमको आगे बहुत बार सुनने मिलेगा ये चीज। ठीक है, अब दूसरा में हम लोग क्या किया, बियॉन्ड से रखे। अब हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा सामने लेके आएंगे। पहला में इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, विजिबिलिटी के दूर। फिर दूसरा में क्या किया, अपना विजिबिलिटी पे लाए, बियॉन्ड सी रखे। अब हम लोग क्या रखेंगे, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। और उसके बाद तीसरा में क्या रखेंगे, सी पे रखेंगे, थोड़ा सा और सामने लेके आए तो हम लोग क्या किए, एट सी पे रख दिए। एट सी मतलब सी पे इमेज रख, ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया हमने। तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी दो ही रेज निकालेंगे। तो वही जो सेम केस जो यहाँ पे हम लगाए हैं वही यहाँ पे भी करने वाले हैं। सबसे पहला चीज अपना पैरेलल रे निकाले, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को काटा, सबसे पहला रे था ये। दूसरा लाइट रे हम निकाले, फोकस को काटते हुए गया तो वो क्या होगा, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे देखो, जब हम ऐसा केस किए, जब हम ऐसा रे डायग्राम बनाए तो हमको दिखाई दे रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो तो सी पे ही बन गया, इमेज जो है वो तो सी पे ही बन गया, और जो उसका साइज था वो सेम साइज बन गया। मतलब जो ये बन रहा है, जितना इमेज का साइज है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी साइज है, और वो सी पे ही बन जा रहा है। तो हम लोग नेचर लिखने आएंगे। नेचर लिखने में सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिखते हैं। तो इमेज का पोजीशन कहां पे है, एट सी पे है। क्या बोले, सी पे ही इमेज बन गया। अरे भाई सी पे ही इमेज बन गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर का इमेज का जो पोजीशन है वो एट सी ही है। दूसरा में लिखेंगे कि इमेज का जो साइज है वो कितना, तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का भी साइज है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सेम साइज है। उसके बाद क्योंकि ये रियल रेस से मीट करा तो ये रियल हो गया, और रियल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में मिलता है इन्वर्टेड, तो वो इन्वर्टेड भी हो गया। तो ये था अपना, बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत इजी है। रे डायग्राम बस तुमको प्रैक्टिस करने भर का दे रही है कि इमेज यहाँ पे रखा गया है तो कैसा इमेज बनेगा, तुमको याद होना चाहिए। क्योंकि हर समय
स्केल से एक्यूरेट इमेज नहीं बनता है। बस तुमको इतना बार तुम प्रैक्टिस कर लेना ये जो रे डायग्राम है कि तुमको याद रहना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे इमेज रखा गया, सी पे इमेज रखा गया, यानी कि सेम साइज बनेगा। तुमको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि तुम रे डायग्राम बना रहा है, अब काट के देख रहा है, इतना बस तुम्हारा दिमाग में ही चल जाना चाहिए कि सी पे इमेज रखा गया तो ऐसा इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी रखा गया तो ऐसा इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे रखा गया तो ऐसा इमेज बनेगा। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, तो ये अपना 3 केस हो गया। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट केस पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि लास्ट 3 केसेस है कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखो लास्ट केस में हम लोग पढ़ के आए कि वो सी पे रखा था इमेज को। अब हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सामने लेके आएंगे, किसके सामने? मिरर के, और थोड़ा टुवर्ड्स द मिरर लेके आएंगे। देखो जितना भी तुम पढ़ते आ रहे हो, तुम पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर और थोड़ा सामने लेके आया, फिर और थोड़ा सामने लेके आया, तो हम लोग को यही करना है, मतलब सामने लेके जा रहे हैं, सामने लेते जा रहे हैं, सामने लेते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लास्ट केस में क्या किए थे? सी पे रखे थे इमेज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना चौथा केस है जिसमें बिटवीन सी और एफ को रखा गया है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ है। तो बिटवीन सी एंड एफ है, तो सबसे पहला रे हम लोग निकाले हैं, सबसे पहला रे हम लोग निकाले उसका मुंडी से। सबसे पहला रे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एफ को काटा, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर दूसरा रे निकाले जस्ट इसका ऑपोजिट जो कि फोकस को काटते हुए गया, तो वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम लोग को इमेज दिख रहा है कुछ ऐसा यहाँ पे बना है। ठीक है, अब हम लोग नेचर लिखना स्टार्ट करते हैं। नेचर लिखने के लिए सबसे पहला हम तुमको क्या बताए थे सीक्वेंस में? सबसे पहले हम लोग को पोजीशन लिखना है इमेज का। तो इमेज जो बना है उसका पोजीशन कहाँ पे है? वो बियॉन्ड सी बन रहा है। मेरा थोड़ा इमेज डायग्राम थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन तुम समझ रहा होगा पोजीशन कहाँ पे बन रहा है। तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया गया, तुम चाहे तो खोल के देख सकता है। तो इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है, यानी कि सी का पीछे बन रहा है। सी का पीछे बना है यानी कि बियॉन्ड सी बन रहा है। दूसरा में हम लोग को लिखना है कि साइज क्या है इमेज का। इमेज का साइज कितना है विद कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बना है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है वो बड़ा है। तो बड़ा को हम लोग क्या लिखते हैं? इनलार्ज लिखते हैं। बड़ा को क्या लिखते हैं? इनलार्ज लिखते हैं। तुम्हारे लिए नया वर्ड है तो इसलिए याद करना है, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड भी लिखते हैं, लेकिन इनलार्ज हमको इजी लगा तो हम इनलार्ज लिखे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या है? इमेज जो है बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखे? साइज में क्या लिखे? इनलार्ज है। फिर उसके बाद क्योंकि रियल रेस से मीट करा, तो रियल है और रियल के साथ हमें कॉम्बो मिलता है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है। बस यही था अपना केस, बिटवीन सी एंड एफ में ही था। अब हम लोग लेके आ गए और थोड़ा सामने लेके आ रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ था, अब और थोड़ा एफ पे लेके आ गए। तुम देख रहे हो कि तुम मान सकते हैं ऐसा कि 0.5 सेंटीमीटर, मतलब अगर सी और एफ का बीच का डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर तुम अगर मान लिया तो तुम देख रहे होगा कि हम 0.5 सेंटीमीटर को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि सी एंड एफ है, सी एंड एफ का बिटवीन में है। अब क्या करेंगे? एफ पे लाएंगे, फिर एफ एंड पी का बिटवीन में लाएंगे, यानी कि 0.5 से ऐसे जंप करते जा रहा है, सीक्वेंस में जंप करते जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया है? एफ पे इमेज लाके रखा गया है, एफ पे इमेज लाके रख दिया है हम, सॉरी एफ पे ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, इमेज ऑफ हम घुमा फिरा के बोल दे रहे हैं बार बार। तो एफ पे लाके हम क्या कर दिया? अपना ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट को जब हम एफ पे लाके रखेंगे तो सबसे पहला जो अपना रूल था पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को काटते हुए गया, जो हम लोग इतना देर से करते आ रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? एक नया चीज यूज कर रहे हैं। एक ये जो है चौथा अपना रूल था, जो कि हम पी पे अगर लाइट के मार रहे हैं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो चला जाएगा। तो पी पे अपना लाइट मारे हैं, पी पे लाइट के मारे हैं अपना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम नॉर्मल मान लिए, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन मान लिए। तो जितना एंगल ऑफ आई बनाया था उतना ही एंगल ऑफ आर बना के, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल नीचे बना के, जितना एंगल ऊपर बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो अपना चला जाएगा। तो वो ऐसे चला गया, जो कि चौथा रूल था अपना। ये नया चीज था तुम्हारे लिए, तो इसको प्रैक्टिस करके देखना, जितना प्रैक्टिस करेगा तुमको आते रहेगा। तो ये अपना ऐसा केस बना। अब तुम देखेगा, अब तुम नेचर लिखने आएगा। ठीक है, नेचर लिखने आए, नेचर में सबसे पहले पोजीशन लिखना है। ठीक है भैया, हम इतना देर से हम पहले देख रहे थे तो इमेजवा जो है वो तो मिरर पे ही बन रहा था, लेकिन अब तो भैया समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। तो देखो सबसे पहले पोजीशन हम लोग को लिखना है। तो तुम इमेज दिख रहा है कि इमेज का जो लाइंस जो है, इमेज का जो लाइंस है वो क्या है? पैरेलल चला जा रहा है, मतलब सीधा सीधे जा रहा है। पैरेलल मतलब ये एक लाइन जा रहा है, उसका नीचे नीचे सीधा सीधे जा रहा है, मतलब एक ही रास्ता पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज जो है, ये जो लाइंस जो है जब काटा को ठीक किया तो क्या कह रहा है? पैरेलल जा रहा है, मतलब इसका मतलब पैरेलल जा रहा है। तो हम लोग फिजिक्स में क्या मानते हैं? जो पैरेलल रेस जो है वो इन्फिनिटी पे कहीं जाके मीट करता है, मतलब कहीं दूर पे जाके मीट करता है। हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं दूर पे जाके मीट करता है वो। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एट इन्फिनिटी। इमेज जो कहां पे बनने वाला है, उसका पोजीशन कहां पे रहने वाला है इमेज का? इन्फिनिटी पे जाके वो मीट करने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना है साइज क्या है इमेज का। तो इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है इतना छोटा है, ठीक है, और जो इमेज है अपना ऐसे पैरेलल जा रहा है, मतलब हम लोग मान रहे हैं कहीं कोसे दूर मिल रहा है। तो मान लो यहां से आते 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 तो यहाँ पे बोर्ड का एकदम कोना में मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से, अरे बाबा कितना बड़ा हो गया है ना, बड़ा हो गया। तो ऑब्जेक्ट से वो बड़ा हो गया, तो ऑब्जेक्ट से क्या है? बहुत ही बड़ा है,
ज्यादा छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत इतना और इतना में कितना डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस है, तो यानी कि वो बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग बहुत ही बड़ा को क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज। पीछे में क्या लिखे थे, बड़ा को इनलार्ज लिखे थे, अब क्योंकि बहुत ही बड़ा है तो हम लोग हाईली इनलार्ज लिखेंगे, जैसे वो डिमिनिश्ड वाला केस में था, छोटा हाईली मतलब बहुत ही छोटा था सबसे पहला केस में, तो हम लोग क्या लिखे थे, हाईली डिमिनिश्ड लिखे थे, वैसे यहाँ पे हाईली इनलार्ज लिखे थे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है हम लोग इसको मान रहे हैं कि ये रियल रेज ही मीट करने वाला है, हम लोग ये नहीं मान रहे कि ये पैरेलल रेज मीट करने वाला है, मतलब हम लोग को वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा, हम लोग मान रहे हैं कि ये रियली में मीट करेगा, कहीं दूर जाके मीट करेगा लेकिन करेगा भाई, रियली में मीट करेगा। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, ये रियल जो लाइन है ये मीट करेगा, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, ये रियल इमेज है, ये इमेज जो बनेगा वो रियल ही बनेगा, और रियल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में मिलता है क्या, इन्वर्टेड। ऐसे भी तुम देखेगा, और ऐसे भी तुम अगर देखना चाहे तो ये नीचे में ही बनने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाला है, तो वो इन्वर्टेड हुआ, ठीक है। अब आ गया अपना सिक्स्थ केस पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट केस भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस अब तक यही है। तुम इतना पढ़ते आ रहा है कि रियल बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, लेकिन ये एक लौता केस है, मतलब लौता एक एक्सेप्शन है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बिटवीन पी एंड एफ का केस है। पहले हम लोग क्या रखे थे, एफ पे रखे थे, अब हम लोग क्या किए, बिटवीन पी और एफ पे लाके ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो अब देखो सबसे पहला केस हम लोग निकालते हैं, देखो इतना देर से हम लोग निकालते आ रहे हैं कि वो पैरेलल जा रहा है, एफ को काट रहा है, पैरेलल जा रहा है, एफ को काट रहा है, यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा इसलिए हम नहीं किए, देखो ये पैरेलल गया, एफ को काट रहा है, तो यहाँ पे हम इसलिए ऐसा नहीं किए क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत जन ना इसको गलत बताता है बहुत सारा स्कूल में, कि वो पेज से काट के ऐसे जा सकता है, मतलब यहाँ से गया और इमेज ऑब्जेक्ट को काटते हुए कोई भी लाइट रे कैसे जा सकता है, तो ये इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा रूल जो था अपना, पहला तीसरा वो सी वाला जो रूल था याद है, बैक ट्रेस वाला, और चौथा जो था अपना पी पे जो मार रहे हैं, जो था उधर पहले तुमको हम दिखाए, तो वो पी पे मारने वाला, वो दोनों को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सी मुंडी से हम क्या कर रहे हैं, पहला जो लाइट है वो सी पे मारे, तो सी पे मारे तो क्या करे, ऑब्जेक्ट पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट से सीधा सीधे रखे, देखो ये ऑब्जेक्ट को छूते हुए जा रहा है, ऑब्जेक्ट का जो माथा है मत्था को छूते हुए जा रहा है, तो सी से हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, बैकट्रेस हो जाएगा, जो रास्ता से गया था वही रास्ता से आ जाएगा, तो ये बैकट्रेस हो गया, ठीक है। ये सबसे पहला रे था अपना। और दूसरा लाइट पे हम क्या कर रहे हैं, पी पे मारे तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल नीचे बना के वो क्या कर रहे हैं, अपना चला जाएगा। अब तुम यहाँ पे देखिएगा कि एफ वाला केस पे तो भैया कहीं पर मीट कर रहा था, मतलब दो लाइन था, पैरेलल था, तो वो ठीक है, फिजिक्स में माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगा, इतना समझ आया। लेकिन यहाँ पे तो इमेज मीट ही नहीं कर रहा, वो जो ये जो दो लाइन तुमको दिख रहा है, ये दो लाइन कहाँ जा रहा है, एक इस तरफ 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 जा रहा है, मतलब कहीं पे मीट करने का चांस ही नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से उसको और खुद से मीट करवा देंगे, यानी कि वर्चुअली मीट करा देंगे। तो थोड़ी देर पहले हम तुमको क्या बताए थे रियल और वर्चुअल में, कि तुम ऐसा रेस से अगर मीट करा है तो वो रियल है, और ऐसे डॉट डॉट करके मीट करा है तो वो वर्चुअल है। तो क्योंकि यहाँ पे हमको डॉट 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 करके मतलब खुद से मीट कराना पड़ रहा है, इमेज को खुद से इमेज बनवाना पड़ रहा है, तो हम डॉट 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 करके पीछे लेके गए और पीछे इमेज बन रहा है, यानी कि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, और डॉट 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 करके इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअली इमेज हो गया, ठीक है। तो इसी को यही डिफरेंस है वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में। ये तुम्हारा लेंस में भी काम आने वाला है, जब लेंस में तुम इमेज फॉर्मेशन सीखने वाला है। तो ये इसका अब नेचर लिखते हैं हम लोग, इमेज बन गया, नेचर लिखते हैं इसका। नेचर में सबसे पहले क्या लिखना है, पोजीशन लिखना है इमेज का। तो पोजीशन तुमको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, तो इनलार्ज लिख देंगे, जो तुम इतना देर से करते आ रहे हैं, इनलार्ज यानी कि बड़ा। और उसके बाद लिखना है कि ये वर्चुअल है या रियल है, तो ये एक लौता केस है जो ये वर्चुअल केस है, तुमको हम समझा दिए क्या, डॉट 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 मीट करा रहा है, इसलिए वर्चुअल केस हो गया। अब तुमको हम बताए थे वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट जो है कॉम्बो पैक में मिलता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट कॉम्बो पैक में मिलता है, याद रखना। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड कॉम्बो पैक में मिलता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट जो है वो कॉम्बो पैक में मिलता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, तो ये ऊपर में इमेज बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है। इतना देर से इन्वर्टेड लिख रहे थे, उसका रीजन ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था, अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसको इरेक्ट लिखेंगे, तो वर्चुअल हो गया और इरेक्ट इमेज हो गया। तो बस यही था अपना सारा केस कॉनकेव का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम कॉन्वेक्स में तुमको रूल्स लगा के दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा इमेज फॉर्मेशन करता है। तो चलो उस पर चलते हैं हम लोग। तो ये है अपना रूल्स पे, जो कि है कॉन्वेक्स मिरर पे लगा के दिखा रहा है, वही सेम चारों रूल है जो कि कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक दो बार फिर से देखना तब तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा ध्यान अपना फोकस यहाँ पे लगाना, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि पैरेलल है, कोई भी लाइट पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा।
कोई भी पैरेलल, कोई भी लाइन जो है पैरेलल जा रहा है, कोई भी लाइट अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस का यूज करेगा, मतलब फोकस से कुछ तो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, डाइवर्ज करता है। वहां पे तो फोकस को काटते हुए जा रहा था, यानी कन्वर्ज कर रहा था कॉनकेव मिरर में, यहाँ पे डाइवर्ज करेगा। तो पैरेलल लाइट रे हम अपना पहला लाइट रे मार रहे हैं पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन, तो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से लेके डाइवर्ज हो गया, फोकस से लेके डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल नेचर ही क्या होता है, डाइवर्ज करना। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, फोकस से यूज करके डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, पहला अपना रूल यही था। अब दूसरा रूल है अपना कि फोकस से लेके जा रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम दूसरा लाइट रे मार रहे हैं अपना फोकस पे, दूसरा लाइट रे मार रहे हैं अपना फोकस पे। तो फोकस पे मारे तो वो क्या गया, ऐसे फोकस पे मारे तो वो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई सीधा नहीं बना है। तो फोकस पे ये लाइट रे मारा है दूसरा लाइट रे अपना, तो वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन, और तीसरा अपना मार रहा है सी पे, सी वाला जो है बैक ट्रेस जो करता है, तो सी पे तीसरा लाइट रे अपना मार रहे हैं हम सी पे। तो सी पे मारे तो बैक ट्रेस हो गया, मतलब जो रास्ता से आया था वही रास्ते से चला गया। तो सी पे मार रहे हैं तो जो सी पे जो रास्ते पे गया था तो वही रास्ते से फिर वापस आ गया। ठीक है, अब चौथा लाइट रे अपना मार रहे हैं हम पी पे। चौथा लाइट रे लेके हम अपना मारे पी पे मारेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो चला जाएगा। तो पी पे हम मारे तो जितना एंगल ऊपर बनाया था, ये जो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना एंगल बन रहा है उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा उतना एंगल, और वो अपना लाइट रे चला जाएगा। ठीक है, अब एक खुशखबरी का बात बताते हैं। ठीक है, तुमको ये जो एफ सेकंड केस है और जो ये थर्ड केस है ये तुम्हारा यूज आने वाला है ही नहीं, क्योंकि दो ही केस है यार, दो केस में ये पहला वाला और दूसरा से अपना काम चल जाता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला है और ये जो तीसरा वाला है ये तुम्हारा काम आएगा ही नहीं, जो कि सबसे तुमको हार्ड भी लग रहा होगा कि ऐसे एफ पे मारा ऐसे सी पे मारा, भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो दूसरा और तीसरा केस अपना यूज नहीं आने वाला है। बस तुमको ये जान के रखना है कि सबसे पहला केस पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी अगर लाइट के पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस है, किसके, कॉन्वेक्स मिरर है, तो लाइट के जा रहा है पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगा, फोकस का यूज करके डाइवर्ट कर देगा, फोकस का यूज करके डाइवर्ट कर दिया, फोकस का यूज करके डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ आया। और चौथा रूल जो है अपना वो यूज आने वाला है, जो क्या है, वही जो कॉनकेव मिरर में भी ऐसे लग रहा था, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे लग रहा है। पी पे मारे यानी कि पोल पे मारे तो जितना पोल पे एंगल ऊपर बना रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, उतना ही एंगल नीचे बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और वो अपने लाइट रे चला जाएगा। बस तुमको फर्स्ट और चौथा रूल याद करना है, तुम्हारा दोनों केस बन जाएगा। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो टर्म्स है वो कहां पे लिखा जाता है, हम तुमको बता दिए थे। गोला जिस तरफ बनता है उस साइड लिखा जाता है, गोला जिस तरफ बनता है उस साइड लिखा जाता है, यानी कि सी साइड राइट साइड लिखा जाएगा। गोला राइट साइड बन रहा है तो सी जो है राइट साइड रहेगा, एफ भी राइट साइड होगा, और पी तो अपना मिड पॉइंट है तो वैसे रहेगा। तो बस यही था, चलो चलते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन पे। तो ये आ चुका अपना इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट पे, जो कि बहुत इजी सा है, दो ही केस है बस। अपना नेचर के लिए क्या लिखना है, नेचर के लिए तुमको ऑर्डर दे दी, ये ऑर्डर फॉलो करना है, इसमें भी ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपना आता है, सबसे पहले आता है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा गया, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा गया। तो इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं, हम तुमको सिखाया है कॉनकेव मिरर में भी, इन्फिनिटी के लिए हम लोग दो पैरेलल रेज लेते हैं। इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, हम लोग विजिबिलिटी के बाहर, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, दो पैरेलल रेज लेते हैं, दो पैरेलल रेज लेते हैं। तो दो पैरेलल रेज आ रहा है, किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज क्या करेगा, हम तुमको रूल नंबर 1 में सिखाए थे, फोकस का यूज करके डाइवर्ट कर देगा, फोकस का यूज करके डाइवर्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही करता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है तो वो फोकस का यूज करके डाइवर्ट हो जाता है। तो ये इमेज कहां पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है। तो अब हम लोग नेचर लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा टाइप का इमेज बनेगा। तो तुम नेचर लिखना स्टार्ट करता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे इमेज का। तो इमेज का पोजीशन कहां पे, एफ पे है, एफ पे इमेज बन रहा है तो एट एफ लिख दिए। दूसरा हम लोग लिखेंगे साइज, जो तुम इतना देर से नेचर तो तुम करते आ रहे, बहुत इजी लग रहा होगा तुमको। दूसरा हम लोग लिखेंगे साइज क्या है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है बहुत ही छोटा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था इन्फिनिटी पे है, हम लोग मान लो इतना बड़ा है, तो उसका ये कंपैरिजन में इमेज जो है बहुत ही छोटा लग रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब छोटा, तो हाईली डिमिनिश लिख दे। अब तीसरा में तुम देखो, हम तुमको बताए थे ना कि तुम इतना ही समझ के रखो कि अगर रियल रेस से मिला रहे हैं, मतलब ऐसा रेस से कुछ मिल रहा है तो वो रियल हुआ, और तुम डॉट डॉट अगर तुमको मिलाना पड़ रहा है तो वो वर्चुअल हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉट 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 मिला रहे हैं, मतलब डॉट 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 बना के मिला रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो इमेज बन रहा है ये वर्चुअल बन रहा है। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट जो है कॉम्बो पैक में मिलता है। देखो वर्चुअल के साथ इरेक्ट जो है कॉम्बो पैक में मिलता है। ये सब ट्रिक तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इमेज में तुमको क्या पता चल रहा है भाई कि वो ऊपर में इमेज बन रहा है या नीचे में इमेज बन रहा है। इमेज तो इतना सा है, अब तुमको इतना में दिखाई देगा कि वो नीचे है ऊपर है, नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए तुमको थोड़ा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट मिलता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड मिलता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपना इरेक्ट इमेज बनेगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब पहला केस में क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, उसको इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। अब दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, उसको एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ऐसा डिस्टेंस पे लाके रख दिए जहां पे हम लोग को दिखाई दे रहा है।
अब तुम क्या कर सकता है, ये लाइन को एक्सटेंड करके, मतलब ये जो लाइन है ब्लैक वाला लाइन, इसको एक्सटेंड करके कहीं पे भी इमेज रख सकता है, कहीं पे भी तुम ऑब्जेक्ट रख सकता है, कहीं पे भी तुम ऑब्जेक्ट रख सकता है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखेगा तुम्हारा इमेज ऐसा ही बनने वाला है, आई कैन गारंटी। यही एनसीईआरटी का भी है, मतलब एट अ कॉन्वेक्स मिरर का जो है यही फायदा है कि कहीं पे भी तुम ऐसा इमेज रखेगा एट अ फाइनाइट डिस्टेंस में, मतलब जिसमें तुमको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, ऐसा ही इमेज बनाने वाला है कहीं पे भी। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रे अपने निकालेंगे जो कि या पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस यूज करके डाइवर्ट हो जाएगा, जो हम लोग पिछला केस में भी करते आ रहे हैं। सबसे पहला के रूल, सबसे पहला रे निकाले जो कि गया पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस को यूज करके डाइवर्ट कर दिया। अब हम लोग दूसरा चौथा रूल जो था अपना, वो पी वाला रूल जो था, वो उसको यूज करेंगे। तो पी पे हम मारे तो जितना एंगल ऊपर बनाना था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाएगा, और वो क्या कर देगा, अपना चला जाएगा रे, ठीक है। तो ये ऐसे गया और ऐसे अपना चला गया। तो अब तुम यहाँ पे देखिएगा कि ये तो ऐसे तो एक्चुअली में कहीं पे मीट नहीं कर रहा है रियल वर्ल्ड में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डॉट डॉट करके मीट कराना पड़ेगा। हमको डॉट 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 किए, इसका डॉट 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 इसको एक्सटेंड किए, फोकस का जब यूज कर रहा था तो उसी समय डॉट डॉट बन जाता है, तो इसको एक्सटेंड किए। और ये जो पी वाला लाइन जो था, जो रिफ्लेक्टेड रे था, मतलब जो रिफ्लेक्ट करके चला गया, रिफ्लेक्टेड रे जो था, उसको अगर एक्सटेंड किए तो हमको दिख रहा है कि इमेज कुछ ऐसा टाइप का बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉरी नेचर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नेचर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे इमेज का। इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन पी एंड एफ है। इमेज का पोजीशन क्या है, पी और एफ का बीच में बन रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिटवीन पी एंड एफ। अब हम लोग को पता दिख रहा है, ये तो तुमको बहुत इजी था, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में छोटा है या बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिमिनिश लिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट हमें लिखना है कि वर्चुअल है या फिर वर्चुअल है फिर रियल। अच्छा, हम हो सकते हैं थोड़ा सा हकला रहे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फंबल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना, क्योंकि नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे को उतना पढ़ाई का एक्सपीरियंस नहीं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं, बट हाँ विद टाइम ये जो फंबल है ये चल जाएगा, तो उसके लिए माफ कर देना मेरे को। तीसरा पॉइंट है कि वर्चुअल है या फिर रियल है, तो क्योंकि हम लोग डॉट डॉट मिला रहे हैं, मतलब खुद से मीट करा रहे हैं, एक्चुअली में ये लोग कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल लिखेंगे। उसके बाद वर्चुअल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में इरेक्ट मिलता है, तुम आंख बंद करके लिख दो भाई, लेकिन एक्चुअली में तुम अगर देखना चाहे तो हाँ ये इरेक्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस है, उसका ऊपर में इरेक्ट का क्या मतलब हम समझाए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में सीधा में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में सीधा में अपना इमेज बन रहा है, तो उसको इरेक्ट लिखेंगे। ऐसे भी तुम देख सकता है और अपना ट्रिक से भी याद कर सकता है। अच्छा, ये भी बता देते कि तुम थोड़ा सा तुम दिमाग में रखा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। फिर से बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये तुम याद रखना, हो सकता है तुमको आगे याद है, आगे तुमको काम आने वाला ये चीज, और ऐसे तुम इमेज फॉर्मेशन में भी तुमको याद रहने वाला है। सो यही था अपना इसमें। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपना इमेज फॉर्मेशन वाला सारा केस हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर वही प्लेन मिरर जो तुम अपना रूम में मोस्टली तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा रूम में ही लगा होगा, हो सकता है बाथरूम में कुछ और मिरर लगा होगा, लेकिन तुम्हारे रूम में जैसे अलमारी में या नॉर्मल जो मिरर तुम देखता है, या शीशा वाला मिरर जिसमें तुम चेहरा वाला देखता है, वो प्लेन मिरर ही होता है। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन क्योंकि लिखा हुआ प्लेन तो यानी कि सीधा ही होगा, तो प्लेन मिरर होता है सीधा, पीछे उसका बैक साइड पॉलिश रहता है, जो हम तुमको मिरर वाला समझाया तो तुमको समझाए थे बैक साइड पॉलिश, यह अपना प्लेन मिरर। अब ये कैसा इमेज बनाता है वो हम लोग को जानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, ये स्टार्टिंग में जिक्र किया गया था, लेकिन अभी हम सब लोग को समझा रहे हैं क्योंकि अभी तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इसका, और एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है तो हम लोग को समझना तो पड़ेगा भाई। ये एमसीक्यू में बहुत बार क्या कहता है, कंफ्यूज करके तुमको पूछ देता है कि इसका नेचर ये ऐसा नेचर है, वैसा नेचर है, ये कौन सा मिरर है, तो तुमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए प्लेन मिरर के समझा रहे हैं। प्लेन मिरर में कैसा होता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट रखे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सबसे पहले एक रे निकाले, दो ही रे निकाल रहा है, एक रे निकाले जो कि सीधा गया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सीधा निकला तो वो क्या करेगा, पीछे आके मीट करेगा, वर्चुअली जाके पीछे उसको मीट कराएंगे, ठीक है। ये प्लेन मिरर में ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा रटने का कोशिश करना, मतलब उतना इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उतना रीजनिंग का जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग निकालेंगे जो कि अपना आई थिंक फोर्थ रूल था, जो पी पे मारते हैं तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है, तो वैसा ही कुछ टाइप का है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के, ये देखो ऊपर जितना एंगल है नीचे उतना एंगल है, वो बना के हम लोग किए। ये दोनों रे को पीछे वर्चुअली हम लोग मीट करा है, तो पीछे वर्चुअली जाकर मीट करा है तो इमेज बन जा रहा है, ठीक है, इतना समझ रहा है, इमेज पीछे बन रहा है यानी बिहाइंड द लेंस बन रहा है। अब हम लोग नेचर देखेंगे इमेज का, इमेज जो बना है उसका नेचर क्या है, पहला चीज वो सेम साइज का है, ठीक है, जितना जो ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का भी साइज है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है कि सेम डिस्टेंस है, तो जितना इमेज का डिस्टेंस था, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, उतना ही पीछे वर्चुअली में भी ऑब्जेक्ट का इमेज का जो डिस्टेंस है वो मिरर से, तो सेम डिस्टेंस हुआ। तीसरा पॉइंट है कि वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल है क्योंकि हम लोग रियल रेस से नहीं डॉट 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 मीट करा रहे हैं, मतलब अपीयर टू मीट करा रहे हैं, तो ये वर्चुअल हुआ। इरेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, अपना इरेक्ट हुआ।
और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है लैटरली इन्वर्टेड है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब तुम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शीशा में दिखते आ रहा होगा कि शीशा में तुम राइट हैंड उठाता है, लेकिन तुम अगर शीशा में इमेजिन करेगा, ढुक के इमेजिन करेगा तो देखेगा कि वो तो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। अगर तुम यहाँ पे राइट पैर उठा रहा है तो तुम अगर शीशा में ढुक के इमेजिन करेगा कि वो इंसान कौन सा पैर उठा रहा है तो वो लेफ्ट पैर उठा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लैटरली इन्वर्टेड इसका प्रॉपर्टी होता है, नेचर होता है प्लेन मिरर का, और प्लेन मिरर में ऐसे ही होता है। तो बस यही ये स्लाइड में हम लोग को जाना था कि प्लेन मिरर नेचर कैसे बनाता है। ये नेचर सब थोड़ा हो सकता है, अगर मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक दो बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो यही था अपना स्लाइड में, अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग को न्यूमेरिकल को समझना है। ये टॉपिक जो है इसमें न्यूमेरिकल को हम लोग को समझना है। न्यूमेरिकल समझने से पहले तुमको तीन चीज अच्छा आना चाहिए। पहला तो रे डायग्राम, जो हम इतना देर से कराते आ रहे हैं। तुम रे डायग्राम, आई होप सो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा दिमाग में। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो को स्टॉप करो, फिर से जाओ रे डायग्राम में खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो, तब इधर आना। क्योंकि रे डायग्राम अगर अच्छा से नहीं आता होगा तो उतना अच्छा तुमको समझ नहीं आने वाला, हो सकता है बहुत कुछ तुम्हारा माथा के ऊपर चला जाए। दूसरा चीज आना चाहिए साइन, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अभी समझाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को आना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला भी समझाएंगे। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल इतना आसान लगने वाला है तुमको, इतना आसान लगने वाला तुम सोच नहीं सकते हो। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन सीखना है हम लोग को। साइन कन्वेंशन सीखने से पहले तुमको कुछ कुछ नया टर्म्स है तुम्हारे लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है यू। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से, वो तुमको थोड़ी देर में हम समझा रहे हैं। वी होता है इमेज डिस्टेंस। एफ होता है फोकल लेंथ, जो कि तुम पढ़ते आ रहा है। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में रेडियस भी बोल सकते हैं। एच ओ होता है, ये तुम्हारे लिए नया वर्ड है, ध्यान से सुनना। एच ओ, एच ओ, फिर से रिपीट करो। एच ओ क्या होता है? हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होता है उसको कहा जाता है एच ओ। और एच आई क्या होता है? इमेज हाइट, मतलब इमेज का कितना हाइट है उसको कहा जाता है एच आई। फिर से बोल रहे हैं, एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है उसको कहा जा रहा है एच ओ। और फिर एच आई क्या होता है? इमेज हाइट, यानी कि इमेज का कितना हाइट है उसको एच आई कहा जा रहा है। आई होप से इतना समझ आया होगा। अब देखो, साइन कन्वेंशन जो है उसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? और कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? अरे कार्टेशियन वही जो अपना ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये ग्राफ ऊपर में नेगेटिव, नीचे में, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, वही अपना ग्राफ कार्टेशियन कहा जाता है। ग्राफ सिस्टम को ही कार्टेशियन कहा जाता है। तो ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों कहा जा रहा है, इसका एक पीछे रीजन है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझने वाला है, तो हम लोग कुछ साइन जो है फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब ही है कि कुछ साइन का जो कोई चीज है, जैसे यू, एच ओ, एफ और आर जो है, ये सब चीज का साइन उनको फिक्स रहेगा। कॉन्केव के लिए अलग होता है, कॉन्वेक्स के लिए अलग होता है, लेकिन वो सब का साइन जो है पॉजिटिव लग गया या नेगेटिव लग गया, वो तुमको फिक्स्ड दिया रहेगा। तो वही जानना का मतलब होता है साइन कन्वेंशन। वही हम लोग का कर्तव्य, वही हम लोग का काम है जो साइन कन्वेंशन सिखाता है। और फिर न्यूमेरिकल में तुम वही फिक्स्ड चीज लगाएगा और तुम अपना आगे करेगा साइन कन्वेंशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको न्यू कार्टेशियन सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ग्राफ जो है यहाँ पे यूज होता है। ग्राफ का इस साइड नेगेटिव, ग्राफ का उस साइड पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का बीच में पोल बनाया था। ये जो पोल है, कॉनकेव मिरर है इसका पोल है, कॉन्वेक्स मिरर है इसका पोल है, दोनों में पोल होता है। ठीक है, तो ये जो पोल है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओरिजिन मान रहे हैं। ओरिजिन मतलब वही जो जहां से सेंटर होता है, ग्राफ का सेंटर 0 0 जिसको मान के हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 वाला से, तो उसको हम लोग क्या किए, पोल को क्या किया, ओरिजिन मान लिया, यानी कि 0 0 मान ली, सेंटर मान लिया। तो पोल को ओरिजिन मान के पोल का राइट साइड हम लोग पॉजिटिव समझेंगे, पोल का ऊपर हम लोग पॉजिटिव समझेंगे, पोल का नीचे हम लोग नेगेटिव समझेंगे, पोल का लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव समझेंगे। ठीक है, इतना। पोल का राइट साइड वही ग्राफ बना दिए, पोल का ओरिजिन रख दिए, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब देखो यहां से हम लोग को पता चलेगा कैसे साइन फिक्स्ड रहता है। सबसे पहले हम लोग को जानना है यू का साइन। ठीक है, तो यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, थोड़ी देर बाद तुम ये बेसिक समझ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमको ये हेल्प आने वाला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया, तो पोल से उसका कितना डिस्टेंस है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग यू समझ के क्या होता है। वैसे इमेज डिस्टेंस, मान लो इमेज यहां पे बन रहा है, मान लो इमेज यहां पे बना अपना, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना है उसको कहा जाता है वी, यानी कि इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब यू यहां पे फिक्स दिया रहता है। अब याद करने की कोशिश करो, जितना बार भी तुम रे डायग्राम बनाया है, ठीक है, जितना बार भी तुम रे डायग्राम बनाया है, तुम ऑब्जेक्ट को जो है लेफ्ट साइड में रख रहा था, पोल का लेफ्ट साइड में रख रहा था, जितना बार भी तुम रे डायग्राम बनाया है। फिर से सुनो, जितना बार भी तुम रे डायग्राम बनाया है, तुम ये जो पोल है उसका लेफ्ट साइड में रखा है। ये कॉनकेव मिरर है, हमेशा लेफ्ट साइड में रख के बनाया। कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर का दो केस था, उसमें भी लेफ्ट साइड बन के, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखे। तो यानी कि यू जो है पी का लेफ्ट साइड में था, पी का लेफ्ट साइड में, पी का लेफ्ट साइड में, पी का लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव है, तो यानी कि यू जो है हमेशा नेगेटिव होगा।
कॉनकेव में भी नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव होगा। अब आता है HO का बारी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बारी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बारी आता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम जितना भी केस बनाया है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जितना भी केस बनाया रे डायग्राम का, तुम हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, हमेशा इसको सीधा रखा था, कभी उल्टा तो नीचे तो नहीं रखा था, हमेशा ऑब्जेक्ट का बात करें, इमेज का नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा सीधा रख रहे थे, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग सीधा रख रहे थे, यानी कि पी का ऊपर वाला पार्ट में रख रहे थे, पी का ऊपर वाला पार्ट में रख रहे थे, पी का ऊपर वाला पार्ट में रख रहे थे, यानी कि पॉजिटिव। और क्योंकि कॉन्वेक्स में भी वही अप्लाई हो रहा था, तो यानी कि दोनों में पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। अब हम लोग आते हैं फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ क्या होता है, पी और एफ का बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आएगा हम लोग अपने कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहां पे बन रहा है, पी और एफ का बीच का दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो पी और एफ का बीच का डिस्टेंस ये बना दिया फोकल लेंथ। ये तो पी का लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये तो पी का लेफ्ट साइड में बन रहा है। फिर से सुनो, पी और एफ का बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर लिए है, और पी और एफ का बीच का डिस्टेंस को ठीक है हम कर दिए फोकल लेंथ, और ये तो पी का लेफ्ट साइड में बन रहा है, पी का लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव है, तो यानी कि इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ वही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पी और एफ का बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बना है, तो अरे ये तो राइट साइड में बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में तो राइट साइड में बन रहा है पी का, तो यानी कि पी का राइट साइड में तो भैया पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। जी हाँ, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब देखो, क्योंकि तुम उस समय हम देखो तुमको समझाए थे कि पी और एफ का बीच का रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f होता है, यानी कि रेडियस डबल होता है फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव रहेगा तो r भी पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव रहेगा तो r भी नेगेटिव रहेगा, यानी कि रेडियस भी नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव है तो r भी अपना नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे फोकल लेंथ अपना पॉजिटिव है तो r भी यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ऐसे तुम करके याद रहेगा, मतलब विजुअलाइजेशन अपना चला के, ग्राफ समझ के, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, तो तुम्हारा कभी गलती नहीं होने वाला है। भले हो सके कोई ट्रिक तुम याद करने जाएगा तो ट्रिक से तुम्हारा गलती हो सकता है, लेकिन ये तुम बेसिक समझ गए कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ग्राफ वाला सिस्टम से करेगा तो कभी तुम्हारा रॉन्ग नहीं होने वाला। अपना दिमाग को थोड़ा दोहराना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं फॉर्मूला पे। दो सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहला अपना मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज डिस्टेंस, और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इतना हम लोग को याद करना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत जन बोलेगा कि भैया ये प्लस लगा हुआ है तो हम इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/u प्लस 1/v लिख सकते हैं। लेकिन हाँ हम बोलेंगे हाँ तुम लिख सकता है, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये हम लोग को लेंस फॉर्मूला में ऐसे अगर छोड़ दिए तो लेंस फॉर्मूला में हम लोग को हेल्प आने वाला है। जब हम लोग लेंस का न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हम लोग को हेल्प आने वाला है आगे चल के जो करेंगे। अब दूसरा आता है अपना मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हम लोग समझ लिए जो कि बहुत आसान था। दूसरा आता है अपना मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग को मैग्निफिकेशन का मतलब समझना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया डेफिनेशन, सिंपल से डेफिनेशन है, सबसे आसान वाला डेफिनेशन है, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअली में मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन तो तुम बुक में भी पढ़ लेगा, लेकिन एक्चुअली में डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। मान लो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है ये 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन जो यूनिटलेस होता है, मतलब ये इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगता है। तो m अगर 3 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में कितना बड़ा है। तो यहाँ पे m क्योंकि 3 दिया गया है तो ये कह रहा है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में, इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 3x ज्यादा बड़ा है। वही पर मान लो m आ गया अपना 1.5, तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि 1.5x ज्यादा बड़ा। मेरा वर्ड पे ध्यान देना, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है उसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v/u, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। और दूसरा आता है अपना जो इससे डेफिनेशन से निकल के आ रहा है, m इज इक्वल टू hi/ho, यानी कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज को तुम मान लो हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही अपना मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। बहुत सारा स्कूल में तुम इसको ऐड करके भी लिखा देगा, तो कंफ्यूज मत होना। मतलब m इज इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू hi/ho, ऐसे तुमको दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टूल्स पे। देखो मैग्निफिकेशन का निकालने का मतलब ही ये है कि नीड ही यही है, मैग्निफिकेशन निकालना। कोई भी क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली मैग्निफिकेशन नहीं पूछा कि मैग्निफिकेशन इसका बताओ, तुम ये कुछ दे दिया, तुमको बोले v दे दिया, u दे दिया, आप बोलो मैग्निफिकेशन कितना है,
ऐसे नहीं पूछने वाला है। उसमें तुमको पूछेगा कि नेचर क्या है इमेज का नेचर क्या है। तो इमेज का नेचर निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या यूज आता है इमेज का नेचर निकालने में। जो हम लोग उतना देर से पहले रे डायग्राम जब बनाए तो हम नेचर वेचर लिखते थे, तो वही यूज आने वाला है। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का यूज होता है। कैसे यूज होता है इधर देखो, ये टूल से हम लोग को नेचर पता चल जाएगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू से ही हम लोग को पता चल जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो वो डिमिनिश्ड होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ गया, तो वो सेम साइज है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, जैसे ये दोनों केस में 3 था 1.5 था, तो वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, यानी कि इमेज से बड़ा होगा। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया, मान लो ये आया, ये जो आया था ये +3 था, ये जो आया था ये -1.5 था, तो ये जो प्लस आ रहा है, ये प्लस का मतलब होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। वर्चुअल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में इरेक्ट मिलता है, ठीक है, हम लोग को पता है, तो वो लगा देना तुम। और ये m का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो रियल प्लस इन्वर्टेड मिलेगा। रियल के साथ हम लोग कॉम्बो पैक में इरेक्ट इन्वर्टेड मिलता है। तो m का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। m का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। जो कि यहाँ पे जैसे तुम बोल सकते हैं, ये जो इमेज बना ये रियल और इन्वर्टेड हुआ, और ये जो इमेज बना वो क्या हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट हुआ। ऐसे ही तुम देख के m का वैल्यू ही देख के तुम बता सकते हैं कि वो रियल है या वर्चुअल है, कितना बड़ा है। इमेज का मतलब नेचर बता सकता है। तो यही था अपना जानना फॉर्मूला पे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपना क्वेश्चंस पे। तो हम लोग ये आ चुके हैं, हम लोग अपना न्यूमेरिकल करने आए हैं। जो तुमको सारा चीज सिखा है वो न्यूमेरिकल के लिए ही सिखा रहे थे। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आ गए। ये अपना पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का ही है। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, लेकिन थोड़ा चेंजेस करके लेके आए हैं ताकि तुम लोग को आसानी रहे। नहीं, ये शायद से एनसीईआरटी का नहीं है। अच्छा, जिसका भी हो तुम करो ना। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यू देके रखा है। पहले गिवन लिखते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे यू का बात हो रहा है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया। वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, पोल से। बेसिक्स याद रखना, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, पोल से, यानी कि पोल से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो यहाँ पे हम लोग को यू देके रखा है, यू देके रखा है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम तुमको बताए थे कि यू जो है या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तुमको दिमाग में हमेशा ये बात रखना कि यू जो है नेगेटिव ही होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है मेरे दोस्त, जब तुमको हम बेसिक नेचर समझा रहे थे तब हम तुमको बताए थे कन्वर्जिंग मिरर होता है अपना कॉनकेव मिरर। मतलब ये कॉनकेव का बात किया जा रहा है एनसीईआरटी में। मतलब क्वेश्चन तुमको ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा, कभी सीधा सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे लाइफ में तुमको सीधा सीधे कुछ नहीं मिलता है, वैसे तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में भी सीधा सीधे कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसका फोकल लेंथ देके रखा 5 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ देके रखा 5 सेंटीमीटर, यानी कि एफ देके रखा 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ बन रहा होगा। इमेजिन, मेरा साथ इमेजिन करो, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ऐसे गोला बन रहा है, तो उसका फोकल लेंथ कहां पे बन रहा होगा, लेफ्ट साइड बन रहा होगा। फोकल लेंथ कहां पे बन रहा होगा, लेफ्ट साइड बन रहा होगा। कहां का, पोल का लेफ्ट साइड में। पोल का लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। एफ है, यू है। अब उसका पूछा गया फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर इमेज का नेचर बताने के लिए हम लोग m का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन से ही हम लोग नेचर बताए थे। और पोजीशन पूछ रहा है इमेज का, यानी कि v पूछ रहा है। इमेज का पोजीशन कहाँ है, मतलब इमेज कितना डिस्टेंस पे है, कहां से, पोल पे, मतलब v या होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज का पोजीशन उसको मान लो। तो यहाँ पे v पूछा गया जो कि पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। सिंपली वर्ड में डिस्टेंस पूछ रहा है, पोल से कितना डिस्टेंस पे रखा गया उसी को पोजीशन ऑफ द इमेज कहा जाता है। और उसके बाद पूछ रहा है नेचर के लिए हम लोग m निकालते हैं। बस 2 ही 3 क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगर तुम डिटेल में चाहता है तो मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, या फिर कहीं से भी तुम क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हो। हम ऐसा समझा देंगे कि और सारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और भी कहीं तुम क्वेश्चन उठाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग को वी निकालना है, हम लोग को एम निकालना है। बस तुम ट्राई करना बेसिक्स पढ़ने का। हम लोग को ये सब निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या था अपना, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो 1/f, तो f कितना है अपना, -5। v कितना है अपना नहीं पता, जो कि निकालना है। और u कितना है, u जो है -10 है। अब 1/-5, इसको सॉल्व करने का भी तरीका दिखाते रहे। ये प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है।
अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये -1/5 है, इसको माइनस को ऊपर लगाया। अच्छा देखो, माइनस अगर नीचे हुआ ना तो नीचे का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 पे ही माइनस है, ये जो माइनस है ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस है, मतलब ये हटा के तुम ऊपर भी लगा सकता है या बीच में भी लगा सकते हैं, ये पूरा फ्रैक्शन का माइनस है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, बहुत बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते थे अपना क्लास में। देखिए -1.5 इज इक्वल टू 1/v और राइट साइड में -1/10 है, तो ये 1/10 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 1/10 को इस साइड लेके आएंगे, कहां पे, 1/5 का राइट साइड पे, 1/10 को इस साइड लेके आए कहां पे, 1/5 का राइट साइड पे, और उसका साइन जो अपोजिट हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, -1/5 इसको राइट साइड लेके, इसको लेफ्ट साइड लेके आए और क्या किया, साइन चेंज कर दिया, और कहां पे लग रहा है 1/5 का राइट साइड पे, तो ये +1/10 इज इक्वल टू 1/v। बस ऐसे ही करोगे, ऐसे ही तुम्हारा एलसीएम लेके, मतलब एलसीएम क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन वाला ऐसे सॉल्व करोगे, तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा और ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। क्या करना है, लेफ्ट साइड लेके आना है, माइनस जो है उसका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1/5 का राइट साइड लगेगा, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 10। अभी 50 लिखने वाले थे, पता है, 5 2 जा और 10 1 जा, भाई इतना तो आता ही होगा। एलसीएम ले लिए तो ऊपर में माइनस था तो माइनस ही रहेगा, एलसीएम लिए तो नीचे में खेल, एलसीएम लेके हम नीचे में खेलते हैं, मतलब ऊपर का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, ऊपर का साइन देखो माइनस में था तो माइनस ही रहा, ऊपर का साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया प्लस माइनस, तो 1/10 -1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो -1/10 दिया हुआ है और 1/v दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो यहां से v नहीं निकला है अभी, v जो है रेसिप्रोकल अगर करेंगे v ऊपर आना चाहिए तब जाके हमको v मिलने वाला, तो यहां से v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1/10 है, रेसिप्रोकल एक साइड नहीं होता है, और तुमको कुछ भी करना है, मान लो तुमको इंटू 2 भी करना है, ठीक है, तो इंटू 2 तुम एक साइड नहीं कर सकता, अगर तुम चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन इंटू 2 जो है तुमको दोनों साइड करना पड़ेगा, हालांकि ये यूज मत करना, मत यूज करना भाई, इंटू 2 ये सब करके कंफ्यूज हो जाओगे, तो अपना एक पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। तो 1/10 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड को करेंगे, एक साइड को करके मत छोड़ देना, दोनों साइड को रेसिप्रोकल करना है, तो ये 10 को 1/10 को रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, -10/1, और ये 1/v को रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, v/1। अब क्योंकि 10/1 को हम -10 लिख सकते हैं और v/1 को हम v लिख सकते हैं, यानी कि अपना v निकल के आ गया, जो कि है -10 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट क्या हम लोगों को दिया हुआ है, देखो सब कुछ हम लोगों को सेंटीमीटर में दिख के रखा है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे, तो यानी कि इमेज का पोजीशन जो है -10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है पोल से 10 सेंटीमीटर का दूरी पे खड़ा है, इमेज जो है पोल से 10 सेंटीमीटर का दूरी पे खड़ा है। अब क्योंकि v जो है नेगेटिव है, तो यानी कि पोल का लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ मतलब हम तुमको नेचर नहीं समझाना चाह रहे, हम बस तुमको समझाना चाह रहे कि इसका मतलब क्या है, तुम बेसिक्स अपना दिमाग में रखना, ताकि और भी न्यूमेरिकल तुम करेगा तो तुम्हारा हेल्प आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन में ना घुमा के पूछ देता है, और जब तक तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक तुमको समझ नहीं आने वाला, वो क्वेश्चन में तुम फंस जाएगा अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा जोर डाल रहे हैं तुम्हारा बेसिक्स के लिए। अब हम लोग को निकालना है m, हम लोग को पूछा नेचर, नेचर के लिए हम लोग m से यूज करते हैं, m यूज करते हैं नेचर के लिए, तो m का फॉर्मूला क्या था अपना, -v/u, वो hi/ho वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ho का यूज नहीं हुआ है, तो हम -v/u का ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है -v/u, ठीक है, तो अब इसको तुम्हारा स्कूल में हो सकता है ऐसे लिखिएगा v/-u, इसको तुम्हारे स्कूल में लिखिएगा ऊपर में v नहीं लगा, ऊपर में माइनस नहीं लगा के नीचे में लगा देगा, या फिर नीचे में नहीं लगा के बीच में लगा देगा, तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही मतलब है, वो फ्रैक्शन का ही माइनस है। हम लिखते हैं, मेरा तरीका है -v/u लिखने का, किसी का तरीका हो सकता है v/-u लिखने का, किसी का हो सकता है बीच में लगा देता है, तो कंफ्यूज मत होना। m निकालने के लिए हम लोग को v हम लोग निकाल लिया यहाँ पे। अच्छा, और हाँ, आ जाओ देखो, ये -v है और यहाँ पे v जो है -10 है, तो ये माइनस भी, ये माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला का माइनस बैठाना है, ये जो फॉर्मूला का माइनस है सबसे पहले वो बैठाए, और फिर जो अपना वैल्यू का माइनस था ये -10, फिर -10 बैठाएंगे हम क्या बोले, ध्यान से सुनो, इसमें गलती मत करना, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले फॉर्मूला का माइनस बैठाना है, ये फॉर्मूला का माइनस बैठा, फिर उसके बाद अपना वैल्यू का माइनस बैठाना, क्योंकि v जो है -10 पे, बस इतना समझ आया, ये इस पे गलती मत करना, इस पे गलती किया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद u है अपना -10 सेंटीमीटर, ओ भाई u भी -10, मतलब सेम साइज बना है, सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, शायद से एट सी वाला केस है, जो भी हो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो m जो माइनस माइनस है प्लस हो गया, फॉर्मूला का माइनस, फिर वैल्यू का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 बाय ये जो है
-10, नीचे से ऊपर काटे, -10 से 10 काटे तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो m इज इक्वल टू -1 आया अपना। अब क्योंकि m -1 आया तो इसे हम लोग क्या पता चल रहा है, याद करो m अगर नेगेटिव होता है, सबसे पहले हम नेगेटिव वाला का बात कर रहे हैं, साइन का बात करते हैं। तो m अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा कॉम्बो में मिलता है। और m अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे m जो है नेगेटिव में तो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। अब क्योंकि m जो है इक्वल्स टू 1 है, अब क्योंकि m जो है इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो सेम साइज है। किसके सेम साइज है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज है। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज, तो सेम साइज। तो ये एट सी वाला कैसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम फिर से तुमको समझा दे रहे क्या किया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया जा रहा है कहां से, पोल से। पोल से वो 10 सेंटीमीटर में रखा गया है, तो पोल से 10 सेंटीमीटर रखा गया है तो उसमें माइनस ही लगने वाला है। यू हमेशा ऐसे भी नेगेटिव होता है, अगर तुम अपने इमेजिनेशन का भी यूज करेगा तो हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल का लेफ्ट साइड में रखते थे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर हम लोग कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है। फिर उसके बाद पूछा ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ जो है माइनस में रहेगा। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर के लिए हम लोग m लगाते हैं और पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा है, यानी कि वो घुमा फिरा के पूछना चाह रहा है कि इमेज जो है वो कितना डिस्टेंस पे खड़ा है पोल से। तो हम लोग सॉल्व किए, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगा, मिरर फॉर्मूला लगा के हम लोग का v जो है 10 सेंटीमीटर आ गया। ये फ्रैक्शन वाला एक दो बार जैसे हम तुमको बताया है वैसे ही तुम सॉल्व करेगा, तुम्हारा फ्रैक्शन वाला जो कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को इधर से उधर करने में, वो तुम्हारा सिंपल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को v मिल गया, तो v हम लोग के पास है, u हम लोग के पास है, तो हम लोग यहाँ से m निकाल सकते थे। तो m का फॉर्मूला लगा, m इज इक्वल टू -v/u। ऊपर में सब कुछ सॉल्व किए तो m जो आया अपना -1 आया, -1 आया तो इसका मतलब रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का इमेज बन रहा था। तो बस यही था अपना क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ चुका हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा लेवल अप है। और कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर। जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो है एक रियर व्यू मिरर में यूज होता है ऑटोमोबाइल पे। ऑटोमोबाइल मतलब अपना गाड़ी, हमको आज तक नहीं पता चला क्योंकि गाड़ी 4 चक्का को ऑटोमोबाइल क्यों कहा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। और कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है एक मतलब 4 चक्का का, बाइक का अपना, वो सब का रियर व्यू मिरर, मतलब साइड वाला जो मिरर होता है, साइड मिरर को रियर व्यू मिरर कहा जाता है, उसमें यूज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि उसमें क्यों यूज होता है, तो इसका तुम आंसर लिखो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। कॉन्केव मिरर जो कन्वर्जिंग इफेक्ट देता है, और कॉन्केव मिरर क्या करता है, डाइवर्जिंग इफेक्ट देता है। मतलब हम लोग को दूर लंबा तक का वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, वाइड तक हम लोग को दिखाता है। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं किस पे, रियर व्यू मिरर, मतलब साइड मिरर पे। रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देकर रखा होता है 3 सेंटीमीटर। तो गिवन लिखना से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस देकर रखा अपने को 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर देकर रखा और कॉन्वेक्स मिरर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तुमको कंफ्यूजन हो रहा हो कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर हम तो पढ़े ही नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमको साइन तो मतलब ही मालूम ही नहीं है। तुमको फोकल लेंथ का तो पता है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे कुछ बन रहा है, उसका फोकल लेंथ P और F का बीच का डिस्टेंस, P और F का बीच का डिस्टेंस किस तरह बन रहा है, पोल का राइट साइड पे बन रहा है, तो फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव पे है, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव पे, इतना सब बजाया। और एक फॉर्मूला तुमको याद है ना, एक रिलेशनशिप याद आ रहा है कि R इज इक्वल टू 2F। हम तुमको बहुत बार समझाते बोला है कि रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल होता है। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो रेडियस भी पॉजिटिव रहेगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा तो रेडियस भी पॉजिटिव रहेगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा तो रेडियस भी अपना नेगेटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अपना फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में रहता है, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपना पॉजिटिव में रहने वाला है। अब क्योंकि R इज इक्वल टू 2F होता है, तो यहीं से तुम निकाल लो, अपना F निकल के आ जाएगा 1.5 मीटर, जो कि पॉजिटिव में ही रहने वाला है। कैसे, R इज इक्वल टू 2F, यानी कि फोकल रेडियस जो है फोकल लेंथ का डबल होता है, तो उसका आधा ये लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया, तुमको दिखाने का जरूरत नहीं है ऐसे करके, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलता है, तुम डायरेक्टली भी लिख सकता है। R इज इक्वल टू 2F, बस याद रखना, ये रिलेशन याद रखना। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ तो रेडियस भी अपना नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो रेडियस भी अपना पॉजिटिव, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब ये जो लाइन है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये क्या कहना चाह रहा है पता है, ये ऑब्जेक्ट है, बस को ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, और बोल रहा है कि बस जो है 5 मीटर, मतलब हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ये बाइक चला रहे हैं, मेरा साइड मिरर है, ये साइड मिरर में, ये बोल रहे हैं साइड मिरर में एक बस जो है 5 मिनट पे लोकेटेड, 5 मीटर पे लोकेटेड। देखो साइंस का क्या कमाल है, मतलब ये न्यूमेरिकल का कितना कमाल है कि साइड पे मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, हमको पता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर हमको पता होगा कि बस कितना दूरी पे है
और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगा तो हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे इमेज बनने वाला है, कैसा इमेज बनने वाला है, उल्टा सीधा, वो सब निकाल सकते हैं। तो ये बस 5 मीटर पीछे लोकेटेड है, तो बस 5 मीटर पीछे लोकेटेड है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वो जो बस है ये ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि बस अपना ऑब्जेक्ट और लिखा हुआ है लोकेटेड 5 मीटर, तो ये यू का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, तो हम लोग नेगेटिव साइन लगाने वाले हैं। समझ रहे हैं क्या बात बोले? वो जो बस है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, वो जो बस है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि वो 5 मीटर दूरी पे लोकेटेड है, तो 5 मीटर यानी कि अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जा रहा है यहाँ पे। यू अपना 5 मीटर मिल गया, हम लोग को फोकल लेंथ मिल गया। अब हम लोग को पूछा है फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। एक नया चीज ऐड हो गया है, साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन तो तुमको पहले हम समझा दे क्यों क्या बोलना चाह रहा है, ये वी पूछना चाह रहा है। उसके बाद पूछना चाह रहा है नेचर। नेचर हम लोग क्या चीज से निकालते हैं? एम से निकालते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पूछा साइज ऑफ द इमेज। अच्छा भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मत ढूंढने जाना, हम खुद से लेके आए हैं, मतलब खुद से बनाए थोड़ा थोड़ा ऐड करके नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ है ये वाला। तो साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज यानी कि वो पूछना चाह रहा है हाइट ऑफ द इमेज। साइज किसको डिनोट कर रहा है? हाइट को डिनोट कर रहा है। मतलब इमेज का साइज कितना है, इमेज का हाइट कितना है, इमेज का साइज कितना है, इमेज का हाइट कितना है, तो यही वो पूछना चाह रहा है। तो साइज ऑफ द इमेज पूछना चाह रहा है, यानी कि एच आई पूछना चाह रहा है, हाइट ऑफ द इमेज पूछना चाह रहा है। हम ये क्या कर रहे थे अभी, हमको भी नहीं पता। तो एच आई पूछ रहा है, तो हम लोग क्या क्या पूछ रहा है? वी पूछा, एम पूछा और फिर एच आई पूछा। तो v निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v + 1/u। f हम लोग का देकर रखा 1.5 जो कि पॉजिटिव पे है, v हम लोग को निकालना है और u हम लोग को देकर रखा -5। तो 1/1.5 इधर ही काट दो इसको, मतलब ये जो पॉइंट है इसको हटा के ऊपर 10 लगा दो। पॉइंट अगर हटता है तो ऊपर में लगता है, पॉइंट अगर हटता है ऊपर में लगता है, ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज मत होना। तो ये 10/15 हो गया, ऊपर ही पॉइंट हटा दिए। 1/5 ये प्लस माइनस जो है माइनस हो गया, -1/5। अब तुमको थोड़ा देर पहले क्या समझा था, ये जो फ्रैक्शन वाला था इसमें बहुत जन कंफ्यूज भी होता है। तो इसमें क्या करना है, ये जो 1/5 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है। लेफ्ट साइड में कहां पे? 10/5 का राइट साइड पे। लेफ्ट साइड में लेके आया कहां पे? 10/5 का राइट साइड पे। और जिसका जो साइन है जो माइनस में इधर में आके ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा। इस साइड आया 10/15 का राइट साइड में लगा, 10/15 का राइट साइड में लगा, और जो साइन था माइनस का तो यहाँ पे आके पॉजिटिव में हो जाएगा, साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है जी। और 15 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15। 10 15 1 जा तो 1 ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ, और फिर 5 3 जा तो 3 ऊपर हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, तो = 1/v। 13/15 = 1/v। ओ भैया अब तुम बोलोगे पिछला बार तो 1/10 आया था, देखिए तो 1/10 में हम रेसिप्रोकल करके निकाल दिए, लेकिन अब हमको समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना भाई, पिछला बार जो तुम सेम किया था रेसिप्रोकल करा था, यहाँ पे भी वही करना है। रेसिप्रोकल करके दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमको v का वैल्यू चाहिए, तो 1/v लिखा हुआ है, तो हमको v का वैल्यू निकालने के लिए v/1 चाहिए। 1/v, तो v का वैल्यू v हम लोग को निकालना है, तो v के लिए क्या चाहिए? v/1 चाहिए, उसको अपोजिट करना है। तो क्योंकि हमको राइट साइड वाला रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अभी नंबर पे मत ध्यान दो। तो 13/15 है, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया? 15/13 हो गया। और क्योंकि 1/v था तो उसको भी रेसिप्रोकल करके क्या हो गया? v/1 हो गया। तो v/1 हो गया, यानी कि ये v का वैल्यू आ गया, तो 15/13 = 13 सेंटीमीटर = v। ठीक है, ये हो गया अपना v का वैल्यू। अब मेरा एडवाइस रहेगा कि इसको ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालना है अभी। मैग्निफिकेशन के लिए ये यूज आने वाला है। m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। हम लोग को v देके रखा है -15/13। अब देखो यहाँ पे एक ही बार माइनस लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहला तो फॉर्मूला का माइनस हम लगा दिए, ठीक है हम लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि माइनस नहीं था तो यहाँ पे माइनस नहीं लगने वाला, अपना पॉजिटिव में रहने वाला, ऐसे ही बनने वाला है। 15/13 और u का वैल्यू है अपना -5। तो m आ गया अपना। अब बहुत जनों क्या होगा, इसमें भी कंफ्यूजन होगा। 15/13 है और उसके नीचे भी बाय लगा गया, यानी उसके नीचे भी डिवाइड है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा तुम? इस सिचुएशन में ऐसा कुछ आएगा, क्या करना? -5/1 है, जो नीचे में जो भी चीज होगा उसका नीचे जो है by 1 लगा देना। तुम लगा सकता है
v को जब v by 1 लिख सकते हैं, फिर 1 को तो 1 by 1 भी लिख सकते हैं, तो उसका नीचे 1 लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम नीचे 1 लगा दिए। तो जब नीचे 1 लगा देगा तो तुमको 4 टर्म मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये 5 जो है, ध्यान से देखना, ये जो 5 जो है 13 के साथ होगा, ये जो 5 जो है 13 के साथ जाएगा, और ये जो 1 जो है 15 के साथ जाएगा। मतलब नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ जाएगा, और ये 13 by 5 जो है वो इसके साथ हो जाएगा। मतलब ये बीच में इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों अपना अपना रास्ता चलेगा। तो ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर चला गया, ठीक है। तो क्योंकि 1 जो है 15 के साथ हो रहा है, तो 15 इंटू -15 इंटू 1, और ये जो 5 है 13 के साथ गया, तो ये 13 इंटू -5। अब ये -5 है, ये -15 है, कटेगा, 3 आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया अपना, 3/13 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, 3/13 आ गया, जो कि पॉजिटिव में ही है। अब यहां से तुमको निकालना है नेचर। अब क्योंकि सबसे पहला तुम नंबर को छोड़ दो, तुम बोलेगा नंबर भैया 0 पॉइंट कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, नहीं, तुम ऐसे ही छोड़ दो, हम बता रहे तुमको क्या करना है। सबसे पहले पॉजिटिव में ध्यान देना है, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव में है, तो हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग को क्या पता चला, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद 3/13 है, 3/13 तुमको देख के ही अंदाजा लग रहा है कि जो आंसर आने वाला है वो 0 पॉइंट कुछ में आने वाला है, यानी कि 1 से तो नीचे आने वाला है भाई। 1 कब आएगा, जब ऊपर वाला जो है नीचे वाला से बड़ा होगा, तो ऊपर वाला तो नीचे वाला से छोटा है, तो यानी कि 0 पॉइंट कुछ में आंसर आने वाला है। तुमको देख के ही अंदाजा लग रहा है। अगर ऊपर में 15/13 होता, ऊपर में 15 होता, तब तुम बोल सकता था कि हाँ 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और तभी भी तुम अंदाजा लगा सकते था। तो क्योंकि हमको अंदाजा लगा के यहाँ पे पता चला कि 0 पॉइंट कुछ आंसर में आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिमिनिश्ड। भैया क्यों डिमिनिश लिया, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ में आंसर आ रहा है, यानी कि 1 से छोटा आंसर आएगा, और m का वैल्यू जब 1 से छोटा होता है तो हम लोग डिमिनिश लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपना नेचर मिल गया हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग को पूछा है साइज ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है HI/HO। m का वैल्यू है हम लोगों का 3/13, इसलिए हम बोले थे m का वैल्यू वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि देख के ही अंदाजा लग जा रहा है, तो उससे हम लोग को नेचर पता चल गया। हम लोग थोड़ा पूछ रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दो m का, तो m का वैल्यू क्योंकि हम लोग वैसे ही छोड़ते, तो यहाँ पे हम लोग के लिए इजी हो रहा है। और वहीं पर 0 पॉइंट तुम कुछ लिखा रहा था, तो अभी क्या करता, तुम काट के नीचे 100 लगाता, फिर सॉल्व करता क्या। तो HO हम लोग को देके रखा है, कहा गया, अच्छा HO यहाँ पे देके रखा, गिवन दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर। मतलब HO हम लोग को देके रखा था, माफ कर देना भैया, माफ कर देना। अब क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तुमको याद दिलाए थे जितना बार भी हम लोग रे डायग्राम बनाए थे, तो इमेज ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग हमेशा सीधा रखते थे। तो P का ऊपर में, P का सीधा यानी कि P का ऊपर में, B का ऊपर में, ग्राफ का ऊपर में हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव में रहने वाला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तुमको साइन कन्वेंशन भी याद रखने का भी जरूरत नहीं है, मतलब तुम सिर्फ अपना इमेजिनेशन उसको यूज करेगा, ग्राफ वाला को यूज करेगा, तो हमेशा तुमको याद रहने वाला है। HO है कितना, 1 मीटर, जो कि पॉजिटिव में है। तो ये 113 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के साथ गया, 13 HI के साथ गया, तो 3 इज इक्वल टू 13 HI। अब 3/13, ये 13 मल्टीप्लाई में था HI के साथ, तो इधर आया डिवाइड हो गया, 3/13 इज इक्वल टू HI। अब तुम चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकता है, यूनिट लगा के ऐसे मत छोड़ देना, जैसे यहाँ पे भी यूनिट लगाया सेंटीमीटर, ओ भाई सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, 3/13 मीटर। तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर तुम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करेगा कितना, 0 पॉइंट कुछ आया था, कितना आया था, 0.23 आई थिंक सो मीटर आ रहा था HI अपना। तुम ऐसे भी छोड़ सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। यही था अपना क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप किए थे, फिर से समझाते रहे। हम लोग को लेवल अप में क्या क्या था, सबसे पहला चीज तो नया चीज हम लोग को मिला कि HI हम लोग को पूछ रहा है, HI यानी कि हाइट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज पूछ रहा है। तुमको डायरेक्टली नहीं पूछा है कि हाइट ऑफ द इमेज हम लोग को बताओ, तुमको पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज बताओ, साइज ऑफ द इमेज यानी कि वो हाइट ऑफ द इमेज को कहना चाह रहा है, ठीक है। पहला चीज यह हम लोग को नया देखने को मिला। उसके बाद हम लोग को पूछ रहा था कि दूसरा चीज तो मीटर में दिया हुआ है, वो तो तुम निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग में पूछा कि बस लोकेटेड है, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करा था, बस ऑब्जेक्ट को डिनोट करा था, वो समझ आया। उसके बाद हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा था, हम लोग को फोकल लेंथ नहीं देके रखा था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग फोकल लेंथ निकाले। हम लोग इतना किए, और फिर थोड़ा सॉल्व करके हम लोग ऐसा किए हैं। और क्योंकि फ्रैक्शन में था, ये वाला में कंफ्यूज होना था ना, फ्रैक्शन को 1/v निकालने के लिए हम लोग को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 13/15, 15/13 हो जाएगा, और तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, इसमें भी तुमको मार्क्स मिल जाएगा। तो बस यही था अपना क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलो गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं।
भैया गिवन क्या लिखेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम समझाते हैं ना। एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो यानी कि 3 टाइम बड़ा रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। रियल इमेज छोड़ो, सबसे पहले इतना बेसिक समझो कि 3 टाइम बड़ा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज जो है वो 3 गुना बड़ा है। तो अब हम तुमको मैग्निफिकेशन जब तुम पढ़ रहा है तो मैग्निफिकेशन में हम तुमको क्या समझाए थे, मैग्निफिकेशन में ये समझाए थे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है कितना बड़ा है। तो मान लो मैग्निफिकेशन अगर 1.5 था, मैग्निफिकेशन अगर 1.5 था तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1.5x ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये था कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना ज्यादा, 1.5x ज्यादा बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे जो हम लोग देखे रखा है वो मैग्निफिकेशन देके रखा है 3 गुना ज्यादा बड़ा, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है 3 है अपना। तो गिवन में मैग्निफिकेशन जो है 3 है अपना। अब थोड़ा ध्यान से तुम पढ़ेगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को तो पहले छोड़ो, प्रोड्यूसेस 3 टाइम रियल इमेज, रियल इमेज 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज बोल रहा है। तो रियल इमेज में क्या लगता है, नेगेटिव का साइन लगता है मेरे दोस्त। तुमको याद होगा जब टूल समझा रहे होंगे तो माइनस में लगता है, तो रियल इन्वर्टेड पॉजिटिव में लगता है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि रियल इमेज बन रहा है तो हम लोग नेगेटिव साइन लगाने वाला है। उसके बाद रखा गया रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पे रखा गया, ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पे रखा गया, यानी कि इसका मतलब यू देके रखा है हम लोग को, यानी कि यू का वैल्यू देके रखा है। यू जो है हमेशा नेगेटिव पे होता है, तो हम लोग यू को -10 सेंटीमीटर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज इन द सेंस कितना डिस्टेंस पे लोकेटेड है पोल से, मतलब मिरर में कहां पे इमेज बन रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, वी से निकालेंगे हम लोग। तो वी हम लोग को पूछ रहा है। अब यहाँ पे सिंपल चीज हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि एम दिया गया है, यू दिया गया है, वी निकालना है हमको। भैया हमको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, तो उससे हम वी निकाल सकते हैं। तो अपना फॉर्मूला आता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। m हम लोग को देकर रखा है -3, v माइनस वी नहीं पता हम लोग को, और u जो है -10 है। ये माइनस का साइन से ये माइनस कट जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर आ गया अपना v। अब तुम यहाँ पे इमेजिन करना चाहे तो तुम इमेजिन भी कर सकता है कि v जो है -30 सेंटीमीटर, यानी कि v जो है इमेज 10 सेंटीमीटर पे रखा था, इमेज 10 सेंटीमीटर पोल का लेफ्ट साइड में। ये जो मिरर बन रहा है कॉनकेव मिरर बन रहा है, ये अपना कॉनकेव मिरर बना, ये अपना कॉनकेव मिरर बना। तो मान लो इमेज जो है 10 सेंटीमीटर था, तो इमेज यहाँ पे रखा गया था पोल का लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव, तो -10 यहाँ पे था। और फिर v जो है 30 सेंटीमीटर, मतलब कुछ यहाँ पे इमेज बन रहा है, कुछ यहाँ पे इमेज बन रहा है -30 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा केस हो सकता है, हाँ बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, से सी एंड एफ का बीच में। देखो एफ वाला तो नहीं होगा, तो आई थिंक सो सी एंड एफ ही बनेगा। हाँ क्योंकि इतना इमेज बन रहा है, तो इधर तो बोला नहीं रे डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन ऐसे ही तुमको प्रैक्टिस करा रहा है। तो यही था अपना इस आधा पार्ट 1 में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 2 बना देंगे, क्योंकि पार्ट 1 बहुत लंबा हो गया, तुम लोग गाली देगा मेरे को। तो इसके बाद हम पार्ट 2 में क्या रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन से पूरा फिर कंप्लीट कर देंगे पूरा चैप्टर को। तो मिलता है उसमें, तब तक के लिए